नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे टॉपिक में ही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या है। इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमारे घर में ही हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर। सिल्वर, एजी सिल्वर। सिल्वर के आपने ज्वेलरी, गोल्ड, गोल्ड AU, गोल्ड, ये सिंबल्स आपको लर्न होने चाहिए। सिल्वर, गोल्ड AU गोल्ड, AG सिल्वर, इसके आपने ज्वेलरीज अपने मम्मा के पास ज़रूर देखे होंगे। एल्युमिनियम और कॉपर। कॉपर एक शाइनिंग तरह का बर्तन होता है जिसमें हम पानी भी पीते हैं, पूजा के लिए लोटा भी यूज़ करते हैं। कॉपर, एल्युमिनियम के बर्तन, ये भी हमने अपने घर में देखे हैं। आयरन, Fe आयरन। आयरन भी हम यूज़ करते हैं अपने घर की प्रोटेक्शंस के लिए, मजबूत दरवाजे बनाने के लिए। ये सब चीज़ें आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर और कॉपर, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। हमें इनमें एक सिमिलैरिटी समझ में आती है कि ये शाइन होते हैं। आपने सिल्वर और गोल्ड, इनकी ज्वेलरीज देखी होंगी, बहुत सुंदर होती हैं, शाइन होती हैं। कॉपर, कॉपर भी अगर बर्तन कितना इसका शाइन करता है, एल्युमिनियम का भी शाइन करता है, आयरन भी शाइन करता है, ग्रेइश कलर का आयरन होता है। इन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी है, दे आर शाइनिंग सरफेस। तो जो शाइनिंग है उनको एक ग्रुप में रखा गया है जिसे मेटल कहा गया है, क्योंकि हर एक चीज़ का नाम देना ज़रूरी है। तो जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक ग्रुप में रखा, जैसे जो जो इन सब की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी खुद में मिलती होंगी तो एक ग्रुप में डाल दिया और उसको नाम दे दिया मेटल। ऐसे ही दूसरा ग्रुप है नॉन मेटल, और इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल का सरफेस जो होता है वो क्या होता है, शाइनिंग होता है। और शाइनिंग का मतलब होता है लेस्टर। ये वर्ड आपको शाइनिंग के साथ जब भी मेटल की प्रॉपर्टी लिखोगे तो लेस्टर वर्ड जरूर लिखना है, लेस्टर। टिक टिक। मेटल, फर्स्ट पॉइंट, मेटल हैव शाइनिंग सरफेस। क्लियर। उसके बाद अब आपने देखा आयरन, Fe आयरन। आयरन जो होता है, इसकी जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, डोर्स बनाए जाते हैं, ग्रिल्स बनाई जाती हैं, वो क्या होते हैं, हार्ड। वो क्या होते हैं, हार्ड। तो दे आर जनरली हार्ड। हार्डनेस दूसरा पॉइंट है, हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं ये। तो ये एक शेप ले पाते हैं ना, हार्ड चीज़ ही शेप ले पाएगी। बट एक एक्सेप्शनल केस है, लिथियम, Na, सोडियम के पोटाशियम। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सिंबल भी आपको लर्न रखने हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। बट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम शाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल के ग्रुप में, बट एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है इनकी, सॉफ्ट। तो इसको एक एक्सेप्शनल में लिख दिया गया है। दूसरा है स्टेट। आपको पता है मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर ये हार्ड है तो इनकी स्टेट नेचुरली सॉलिड होनी चाहिए। तो ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, स्टेट एग्जिस्ट एज सॉलिड। बट मरकरी जो है, मरकरी भी मेटल है, मरकरी शाइन करता है। आपने मरकरी कहाँ देखा है, आपने मरकरी थर्मामीटर में देखा है, वो जो लिक्विड होता है। वो मरकरी की क्या प्रॉपर्टी है, क्या स्टेट है, ये लिक्विड है। शाइन तो है, मेटल तो है, बट एक एक्सेप्शनल निकल आया कि मरकरी जो है वो लिक्विड है। क्लियर। दूसरा है मैबेबिलिटी। मैबेबिलिटी का क्या मतलब है, ये वर्ड्स लेस्टर, मैबेबिलिटी, डक्टिलिटी, ऐसे ही आपने इसकी डेफिनेशन में पुट करने हैं। अगर आप लिख दोगे मेटल हैव शाइनिंग सरफेस, ओके, बट आपको अच्छे से लिखना है लेस्टर, तो भी नंबर मिल जाएंगे। पर लस्टर, मैबेबिलिटी, डक्टिलिटी लिखोगे तो ये अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैबेबिलिटी का क्या मतलब है, मैबेबिलिटी का मतलब है मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मार मार के उसको, हैमर से मार मार के या किसी हैवी चीज़ से मार मार के, बीट कर करके एक पतली शीट बन जाती है। अब आपने कुछ देखी है, यही मेटल्स को मोनली यही यूजेस हैं, यही आपकी पूरी केमिस्ट्री में थ्रू आउट आएंगे। आपने कुछ मेटल देखा है जो एकदम पतली से पतली शीट में बन सकते हैं। अगर थोड़ा याद करो तो आपने मिठाई, काजू बर्फी देखी है, उसके ऊपर सिल्वर की शीट कवर चढ़ा होता है, कितनी पतली होती है वो, इतनी पतली कर देते हैं कि उसको ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक है।
तो मेबेबिलिटी का क्या मतलब है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, क्लियर। और गोल्ड, AU गोल्ड, AG सिल्वर, इन सब में प्रॉपर्टी है, ये आयरन को भी किया जा सकता है, एल्यूमिनियम को, बट गोल्ड और सिल्वर को सबसे इतना ज़्यादा बीटन किया जा सकता है, इतनी पतली शीट बन जाती है, इनकी सबसे मोस्ट मेबेबल मेटल है। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे सवाल हैं अब पूछे जा सकते हैं, बट व्हाट आर मोस्ट मेमोरेबल मेटल, आपको याद रखना है सिल्वर और गोल्ड है। सॉफ्ट मेटल कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम सॉल्ट है। मेटल जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में वो कौन है, मरकरी। ये जो 1, 2, 3 और 4 इनको लर्न रखना है आपको, अब याद रखना है। ये गोल्ड और सिल्वर इतने मेमोरेबल हैं, इतने अच्छे हैं ये, मतलब कि इनको इतनी बीटन शेप में, कोई भी शेप ले लो तो ये शेप दे देते हैं हमारे अकॉर्डिंग, जैसी हमें शेप चाहिए तो ही हम ज्वेलरी बनाते हैं। कितने कितने डिजाइन की ज्वेलरी होती है तो ही वो गोल्ड और सिल्वर की बनी होती है, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी है, इनको हम अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, अपने तरीके से शेप दे सकते हैं। आयरन को भी दे सकते हैं, बट गोल्ड और सिल्वर की ये सबसे ज़्यादा खासियत है। और ठीक है, दूसरा है डिक्टिलिटी। अब डिक्टिलिटी का क्या मतलब है कि पतली पतली तारों की तरह इसे बना देना, बहुत पतली तार, जैसे हमारे बाल है ना, इतने पतले भी ये तार बन जाते हैं, इतना पतली तार भी ये बन जाती है विदाउट ब्रेकिंग। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और इस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इस प्रॉपर्टी को हम नाम दिया है मेबेबिलिटी। ये वर्ड्स हैं केमिस्ट्री के, ये आपको याद रखने हैं। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इसका क्या मतलब है, इतनी पतली वायर में हम इसे बदल देते हैं। बाल, जितना बाल पतला होता है इतना तक आप बदल सकते हो। और इसमें सबसे ज़्यादा हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कॉपर। कॉपर की वायर आपके घर में इस्तेमाल होती है ना, है ना, जो करंट फ्लो करती हैं। सिल्वर भी करता है, इस केस में सिल्वर भी पतली वायर में ड्रॉन किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग। बट आपको पता है सिल्वर एज कम्पेयर टू कॉपर इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, और इतनी वायरिंग करनी हमें बहुत ही महंगी पड़ जाएगी, इसलिए हम किसकी वायरिंग करते हैं, कॉपर की करते हैं, क्लियर। और इसको बहुत पतली पतली वायर्स में अपने हिसाब से, बहुत बहुत ज़्यादा पतली भी ये कॉपर वायर बने, थोड़ी मोटी तो बन ही जाएगी, मतलब कॉपर वायर को हम बहुत ज़्यादा ड्रॉन इनटू थिन वायर कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। अब आपको मेबेबिलिटी को याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, मेबेबिलिटी मतलब बीटन इनटू थिन शीट, डी से डक्टिलिटी और डी से ड्रॉन इनटू थिन वायर। कुछ कुछ आइडिया लगा के ये नहीं, कंफ्यूज नहीं हो जाए, ये प्रॉपर्टी का नाम ये दे दिया, इसका ये नहीं। मेबेबिलिटी रोज बोलो, मेबेबिलिटी बीटन इनटू थिन शीट, डक्टिलिटी एक पतली तार बन जानी। और जब भी ये प्रॉपर्टीज आपने मेटल की लिखनी है, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर और कॉपर, इन मेटल्स को ध्यान में रखो। फटाफट ध्यान में गोल्ड ले आओ, अब गोल्ड की प्रॉपर्टी सारे लिख दो। अरे हाँ, गोल्ड शाइन करता है, शाइन का क्या मतलब है, लेस्टर, मेटल हैव शाइनिंग प्रॉपर्टी। अच्छा हाँ, आयरन हार्ड है, हाँ हाँ, हार्डनेस, दे आर हार्ड। स्टेबल स्टेट तो सॉलिड है ही, आपको पता ही है। अच्छा, शीट बनाई जाती है, इसको बर्फी के ऊपर शीट लगाई जाती है सिल्वर की, सिल्वर के ऊपर शीट लगाने का मतलब है मेबेबिलिटी। थिन वायर्स, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स कॉपर की रन करती हैं। अच्छा, थिन वायर्स उसका मतलब है डक्टिलिटी। ये आपको इस तरीके से अपने बिहेवियर में बातें लानी, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मेटल की, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आपको ये अब कैसे पता चलेगा, अब आप देखो आपके घर में जो सारी करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, वो किसके थ्रू करता है, वायर्स के थ्रू करता है। और वायर्स आपने उसके, वायर्स किसकी बनी होती हैं, वायर के ऊपर तो प्लास्टिक कोटिंग होती है कि हमें करंट ना लगे, इंसुलेटर एज अ एक्ट। बट जो वायर होती हैं वो किसकी बनी होती है, कॉपर की। और ये सबसे ज़्यादा कंडक्ट, हर, अब ये पूरी लिस्ट है मेटल की, एल्युमिनियम, कॉपर और ये आयरन, ये सारे, अब इनमें से सब कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बट हम वो देखेंगे जो हमारे लिए फ़ायदा हो। फ़ायदा किस में हो, जिसमें ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टिविटी दे, लॉस कम दे, और हमारी कॉस्ट, पैसों की कॉस्ट भी कम पड़े, हम उनको चुनेंगे। तो जब चुना तो सिल्वर, एजी सिल्वर और कॉपर निकल गया है। ये दोनों गुड है सारी है, बट दे आर गुड सोर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उससे भी ज़्यादा अच्छा सिल्वर है। सिल्वर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विद, बहुत ही ज़्यादा कम लॉस आता है सिल्वर में। बट सिल्वर की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, हैंस ये इतना
हम अफोर्डेबल नहीं कर सकते, तो कॉपर इज़ वेरी गुड चॉइस। तो कॉपर ही हम यूज़ करते हैं अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स में। और ये जो कॉपर है, कॉपर आपने देखा ना वायर कितनी पतली होती है, आपने पतली से पतली भी वायर देखी होगी कॉपर में जिसमें स्मॉल करंट ट्रेवल करता है, वो हेयर हेयर जितना बाल पतला होता है उतनी पतली तार भी हम कॉपर की बना सकते हैं, मेटल की बना सकते हैं बट कॉपर की भी बना सकते हैं। कॉपर इज ऑल्सो अ मेटल, है ना। और अगर हैवी करंट फ्लो करना है जैसे एसी वगैरह में, तो कॉपर की तार आप मोटी कर लो, मोटी भी रहती है, मोटी तो चलो कर लेंगे, बट कॉपर इतनी पतली कर देता है कि हेयर बालों की तरह पतली पतली तार भी हो जाती है, लॉन्ग एकदम लंबी और बिना टूटे हुए काफी लेंथ में। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। ये तो आपने याद रखा, वेरी गुड, सारे ही हैं। बट एक्सेप्शनल फिर आ गए भाई। एक्सेप्शनल क्या है? पीबी लेड, लेड और मरकरी ये कंडक्ट नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। चलो इस प्रॉपर्टी की, इसकी खूबी को ध्यान रखते हुए, एक तो ये लिक्विड है मरकरी और एक ये मरकरी प्योर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम इसको यूज में किस में लाते हैं? थर्मामीटर में यूज में ले आते हैं। ये जो जितने एक्सेप्शन है ये आपको याद रखने हैं, इनसे एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी आ रहा है। डेंसिटी, डेंसिटी अगर आप सिंपल वर्ड में देखो तो क्या मतलब है? भारी, कि कितना भारी है। अब हार्ड है तो पानी में, विद रिस्पेक्ट हम वाटर के लेके करते हैं, अब हार्ड है तो डेंसिटी आप देखो पानी में अगर मेटल आयरन डालते हो, जब गोल्ड डालते हो तो वो क्या होता है? नीचे बैठ जाता है ना। तो उस हिसाब से थोड़ा उतना आइडिया रखो डेंसिटी का कि ये थोड़ा हैवी है और हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी मतलब ये डूब गया, सिंक कर गया। और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है? वो भी नेचुरली मेटल का हाई होगा। हार्ड है भैया, सॉलिड क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल को तोड़ने के लिए सॉलिड पैकिंग को क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगेगी, हीट लगेगी, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ये तो हमें वैसे भी पता, स्टेट ऑफ मैटर का अगर देखें, सॉलिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिक्विड का कम और गैस का उससे कम होता है। ठीक है। अब ये तो यहाँ पे आ गया हाई डेंसिटी, मतलब थोड़ा भारी। भारी अभी सिंपल वर्ड में रखो, प्रॉपर डेफिनेशन है डेंसिटी की। बट एक और एक्सेप्शन आ गई इस केस, डेंसिटी में भी एक्सेप्शन आ गई। क्या एक्सेप्शन आ गई? सोडियम और पोटाशियम। आपको शुरू में ही बता दिया था कि सोडियम और पोटाशियम क्या थे? सोडियम और पोटाशियम सॉफ्ट थे। अब सॉफ्ट है भैया, इतने सॉफ्ट हैं ये कि इनको नाइफ से कट किया जा सकता है। तो गैलियम सीजियम, इन ये सॉफ्ट है, इनका डेंसिटी लो है। गैलियम और सीजियम इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है। आप ऐसे ये सपोज करो ये स्मॉल पीस ऑफ सीजियम है और गैलियम आपने हाथ पे रखा और ये तभी मेल्ट कर जाएगा। ऐसे ही रखा जैसे आइस रखो और एकदम मेल्ट कर जाती है ना, वैसे गैलियम और सीजियम मतलब कि रूम टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट कर जाएगी। आइस आपने रखी हथेली पे, मेल्ट करनी शुरू होगी। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, गैलियम और सीजियम भी अगर आप हाथ में रखो तो एकदम रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाएगी। उसके बाद स्नोरस, स्नोरस वर्ड, ये प्रॉपर स्नोरस, लस्टर, मेबेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये वर्ड आपने मेटल अगर पूछता है तो उसकी डेफिनेशन में डालने हैं। सिर्फ यही मेबेबिलिटी लिख के नहीं छोड़ देना, लिखना उसका क्या मतलब है? बीटन इनटू थिन शीट। डक्टिलिटी नहीं वर्ड लिख के आना, ये नहीं लिखना कि मेटल आर डक्टाइल ना, मेटल आर डक्टाइल दैट इज दे कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स, ऐसे लिखना है। स्नोरस, स्नोरस आ गया। स्नोरस का क्या मतलब होता है? साउंड, साउंड देना। अब मेटल, मेटल को अगर आप किसी मारते ऐसे मेटल, मेटल को ऐसे टकराओ तो आवाज आती है ना। मोस्ट कॉमन एग्जांपल वही जो स्कूल में बेल लगी होती है, घंटी ऐसे बजाओ, जब मंदिर में ऐसे घंटी बजाओ तो आवाज आती है ना, साउंड प्रोड्यूस होती है ना। तो बर्तन भी कहते हैं, बर्तन आपस में खड़कते हैं, आवाज करते हैं ना बर्तन हो तो। ठीक है। तो मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, उसका हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करो तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड, अब हम तो मेटल की बात कर रहे थे, मेटल ऑक्साइड कहाँ से आ गया? मेटल को ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करते हैं, मेटल ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन में पड़े हैं ना ऐसे कोई फ्री स्टेट में भी, तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं और वो बेसिक इन नेचर है। क्या प्रॉपर्टी है उनकी? एसिडिक और बेसिक होता है। क्या प्रॉपर्टी है? दे आर बेसिक इन नेचर। क्लियर। अब आपको ऐसे मेटल के ये सारे पॉइंट्स थोड़ा सही से करके लिखना है। पहले मेटल लिखेंगे आप हेडिंग, फिर उसकी एग्जांपल लिखेंगे, फिर 1 2 3 करके ये सारे पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिखने हैं। सारे मेटल्स के क्या क्या पॉइंट है, विद एक्सेप्शंस भी आएंगे। ठीक है, विद एक्सेप्शंस भी आएंगे। उसके बाद हम करेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या है? ठीक है, ये आपका आ गया नॉन मेटल। नॉन मेटल में देखिए क्या है?
नॉन मेटल की एग्जांपल है आपकी, सबसे पहले पता होना चाहिए मेटल जो है हमारे यूनिवर्स में या पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो ज़्यादा है। नॉन मेटल 20 के आसपास, इतने आसपास है। ये इधर आपके आपके राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल की है, वो सारे नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक इधर आ जाता है क्योंकि वो उसके ग्रुप के हिसाब से लगाना होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सिंबल सब आपको पता होने चाहिए भी क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, पता है, बहुत अच्छी बात है। और कार्बन, ठीक है। कार्बन आप अगर आप देखें तो बाकी सबसे भी हम नोन है। कार्बन को अगर फिजिकल स्टेट में देखें तो क्या समझ में आता है, कार्बन, कार्बन ऑलमोस्ट कार्बन हर चीज जो है कार्बन को जलाओ तो ऐश ऐश बनती है ना कार्बन। तो कार्बन अगर एग्जांपल ले तो अगर थोड़ा मोटा मोटा देखे तो क्या है, कोल आ जाता है कार्बन में, है ना, चार कोल आ जाता है कार्बन में। अगर देखना चाहे कि कार्बन क्या है तो ऐसी चीजें हैं कार्बन में। अब देखो, आप कार्बन को ही एक सोच में लेके चलेंगे कि उसको उसके हिसाब से ही नॉन मेटल को हम डिस्क्राइब करेंगे। कार्बन ले लिया, सबसे पहले कोल ले लिया, है ना, कार्बन कोल का ही एक पार्ट, वो टाइप, ठीक है। कोल को लेके चलो। अब कोल शाइन है कि नहीं शाइन, कोल शाइनिंग करता है कि नहीं, कोयला शाइनिंग नहीं करता, इसका मतलब नॉन मेटल है, नॉन शाइनिंग सरफेस, नॉन लस्ट्रल, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया हार्ड है कि सॉफ्ट, बस मेटल की प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट इसकी लिखते जाना। अगर वो हार्ड है तो ये क्या है, सॉफ्ट, सॉफ्ट है ना। उसके बाद सॉफ्ट कैसे है, अगर आप इसको एक हैमर से मारो कोयल को तो वो क्या होता है, बीटन पतली पतली शीट में बन जाता है, नहीं ना। तो वो क्या होता है, वो टूट जाता है, भुर जाता है, टूट जाता है, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद अब स्टेट, सॉलिड स्टेट में भी है और गैसियस स्टेट में भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस का भी ध्यान रखना है। आयोडीन जो है वो शाइन करता है, हमने कहा नॉन शाइन, बट वही आयोडीन आ गया समझ में, कहता मैं तो नॉन मेटल हूँ, मैं तो शाइन करता हूँ, तो इसको एक्सेप्शनल केस में डाल दिया। अब डायमंड, डायमंड कार्बन की फॉर्म है। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं, 2, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट तो सॉफ्ट है। तो कहता है डायमंड, कहता है जी मैं तो हार्ड हूँ, आपने कैसे कह दिया सॉफ्ट, कह कोई बात नहीं, तू हार्ड है, हम तुझे एक्सेप्शन में डाल देते हैं, ज्यादा खूबी है ना तेरे में, तुझे अलग से रख देते हैं, पर रहेगा तू कैटेगरी नॉन मेटल में ही है। फिर उसके बाद सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड होते हैं ये। ब्रोमीन जो है, सॉलिड और गैसेस सॉरी में होते हैं, तो ब्रोमीन क्या है, लिक्विड फॉर्म है। ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया नॉन मेवेबिलिटी। जब ये इसको हैमर से करो आप, तोड़ो तो वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, तो ये शीट कैसे बनाएगा, नहीं ना बनाएगा, तो ये नॉन मेवेबल है, हेंस नॉन डक्टाइल है। ये डक्टाइल, ब्रिटल, ब्रिटल, दे आर ब्रिटल मतलब इजीली टूट जाना, मारा और टूट जाएंगे। ग्रेफाइट है आपकी पेंसिल की नोक में, उसको ऐसे हाथ से ही तोड़ो तो टूट जाती है, वो उसकी लंबी लंबी तारें नहीं हम बना सकते, है ना। जैसे बबल गम देखो, उसको लंबा लंबा खींचो तो खींचा जाता है ना, बट ऐसे आप ग्रेफाइट या कोले को नहीं खींच सकते, अगर एक उस तरीके से समझना है तो, ठीक है। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक्सेप्शन फिर आ गया, ग्रेफाइट एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो ये कंडक्ट कर लेता है। ग्रेफाइट का आपने कहाँ देखा होगा, ड्राई सेल के अंदर जो काली सी मोटी रोड होती है वो ग्रेफाइट की होती है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। अब आगे इसका है अगले पॉइंट, हाँ जी, अगले है दे हैव लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट है। दे आर नॉट स्नोरस, साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। अगर कोयले की बेल सुनी है कहीं, अगर नॉन मेटल की अगर हम आवाज के लिए यूज करने, वो तो सुनाई नहीं देंगी, तो आप कैसे एक दूसरे को कैसे अलर्ट करोगे, कैसे पता चलेगा, है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे मेटल ऑक्साइड थे वैसे नॉन मेटेलिक, नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से मिलके ऑक्साइड बनाते हैं, और ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसका भी प्रूफ है, इसका भी क्वेश्चन बनता है कि हाउ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, वो आंसर लिखा हुआ है मैंने, मैं आपको बताऊंगी। अब अगला है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की हमने देख ली। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। फिजिकल तो बाहर की अपीयरेंस, केमिकल उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनसे क्या रिएक्शन है, क्या ये बनाता है। अब जैसे आप मिल्क एक एग्जांपल ले लो, अगर उसमें हम लेमन डालते हैं, लेमन क्या है, एसिड है, केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो क्या बनाता है, अलग प्रोडक्ट बनाता है। अगर उसे हम हीट करते हैं तो अलग प्रोडक्ट बनाता है, अगर उसमें हम कुछ और डाल के करते हैं तो कुछ, एक ही मिल्क से हम कितने ही प्रोडक्ट बना लेते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। ऐसे मेटल भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ मिलके डिफरेंट डिफरेंट
अपना देता है। जैसे मेटल, अब क्या किससे हमने 4 पढ़नी है। मेटल को अगर हम ऑक्सीजन एसएच एयर में, ऑक्सीजन नहीं डाल के, अगर मेटल एयर में पड़ा है तो क्या बनता है। ठीक है, अगर मेटल आपका एसिड में है तो क्या बनाएगा ये। ठीक है, अब एसिड की आपकी 3 फॉर्म है। ठीक है, 3 हम इसमें स्टडी करेंगे, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक आपका नाइट्रिक एसिड। इन तीनों का बिहेवियर देखेंगे कि क्या देता है। और अगर एक मेटल आपका पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है। पानी की भी 2-3 कंडीशन है मेटल की रिएक्शन। अगर कोल्ड वाटर है तो क्या देगा, अगर हॉट वाटर है तो क्या देगा, और उसके बाद वाटर किस फॉर्म में, स्टीम है तो क्या देगा। ऐसी रिएक्शंस बनेंगी। ठीक है, 1 2 3। और चौथी आपकी मेटल और मेटल के साथ ही। अब मेटल मेटल तो रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे आपस में बॉन्ड बनो। तो क्या होगा, ये सॉल्ट मेटल सोल्यूशन, सोल्यूशन फॉर्म में सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट में जैसे ये कॉपर सल्फेट है और कॉपर डाला तो वो उसमें सॉल्ट में डिजोल्व होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या बनता है। तो ये आपकी सारा पूरा जो है केमिकल प्रॉपर्टी के अंडर आपने इन सबको स्टडी करना है। अगर ऑक्सीजन के साथ करते हैं क्या करते हैं, एसिड के साथ करते हैं क्या करते हैं, अगर वाटर के साथ है तो क्या बिहेवियर है, और अगर मेटल सोल्यूशन ऑफ मेटेलिक सॉल्ट के साथ है तो क्या बिहेवियर है। ये पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब एक एक करके देखेंगे, इसमें कुछ सवाल भी बनेंगे। पहला, विद ऑक्सीजन, कहता है ऑक्सीजन एयर के साथ, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड, अभी आपने पीछे ही मेटल ऑक्साइड को फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में पढ़ा। मेटल ऑक्साइड क्या है, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। अब आप देख लो मेटल क्या है, सोडियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है। इनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये उसके विद रिस्पेक्ट बनते गए। ये सारे बैलेंस करके इक्वेशन लगाई हुई है, बैलेंस करके लगानी है। जैसे NaO2 टू गिव Na2O, ये जरूरी है। N2O, A2O3, CuO, ये जरूरी है लिखना। तो यही कॉपर है, ये तो बैलेंस करके आगे लगाइए। आप 1-2 बार लिखेंगे तो आपको हो जाएगा याद, पर एक आधी रिएक्शन तो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर है मतलब ये जो बनेगा ये बेस एज अ बेस बिहेव करेगा। क्लियर, मतलब ये एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको आगे प्रोडक्ट देगा। बट कुछ 2 मेटल इसमें एक्सेप्शन आते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम, जो एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब एम्फोटेरिक का क्या मतलब है, एम्फोटेरिक का मतलब है दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। ये दोनों ही एसिडिक के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे और बेसिक ऑक्साइड प्रॉपर्टीज भी दे देंगे। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल एल्यूमिनियम किया। अगर क्वेश्चन आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक टू एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और सोडियम एल्यूमिनेट के साथ और वाटर बनाता है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आपको क्या बताया मैंने, बेस है। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक कहानी है, समझिए बेस। ठीक है, बेस जो होते हैं वो सारे सोलुबल नहीं होते हैं वाटर में, कुछ सोलुबल होते हैं वाटर में, कुछ इनसोलुबल होते हैं। ठीक है, जो सोलुबल होते हैं ना उनको हम अल्कलाइल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, अल्कलाइल। अल्कलाइल आर बेस विच आर वाटर सोलुबल। ये है बेस की एक कहानी। और सबसे बेस्ट हमारे पास एग्जांपल जो हम थ्रू आउट यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड छोटी छोटी पैलेट्स होती हैं। अगर आप इसे एसिड अगर एयर टाइट बॉक्स में से खोल के एसिड चाइना डिश में रख दोगे ना तो इसके आसपास मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लेगा ये। ठीक है, तो ये है। अब क्या है आपका, मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन, मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो सॉल्युबल होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको अल्कलाइल कहते हैं। क्लियर, ये सोडियम, अब यही मेटल ऑक्साइड है, अब वाटर में सॉल्युबल हो रहा है, कौन सा हो रहा है, एक सोडियम का और एक पोटेशियम का हो रहा है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी बताया, ये बेस बन गया, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, बेस बन गया। बेस है, कौन सा बेस है, दे आर अल्कलाइल। क्यों अल्कलाइल है, बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर, ये आपका आ गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ करके अब हमें क्या पता चला, ऑक्सीजन के साथ करके ये क्या बनाते हैं, हमने लिख दिया मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपका आ गया रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड का आपका आ गया, मेटल रिएक्शन विद एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है जी। और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये पॉइंट आपको लिखना, अगर एसिड के साथ रिएक्शन है और ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये मैग्नीशियम, अब सारे एक एक एलिमेंट ले लेके चेक करें हैं, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, सालों की मेहनत है। HCl के साथ रिएक्ट करा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना और बबल्स भी बनते हैं। बबल्स जो बबल्स किसके बनेंगे? हाइड्रोजन गैस के। बबल्स किसके बनेंगे? हाइड्रोजन गैस के बनेंगे। ठीक है, ये बहुत जल्द, मैग्नीशियम के केस में उन्होंने देखा बहुत जल्दी बना रहे हैं, इसका मतलब मैग्नीशियम उन्हें लगा कि रिएक्टिव है भैया ज़्यादा। एल्यूमिनियम के साथ HCl रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, जिंक भी रिएक्ट कर रहा है, आयरन भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आगे आप देखो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये रिएक्ट नहीं करते हैं HCl। ये मतलब कि एसिड क्या होता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके आना, है ना, ये हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाते, तो ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, बट हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते तो हमारे लिए तो भैया फ़ायदेमंद है, इसीलिए गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बन रही है। अगर रिएक्ट करते तो कोई इसकी इतनी कीमत नहीं होती ये भी एक चीज़ है ना, इसीलिए इसकी कीमत है ना। ठीक है, आगे देखो, खराब नहीं होता ये। अब इससे हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर का पता चल गया कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। कहाँ से पता चल गया? कि जो बबल्स हाइड्रोजन के वजह बहुत जल्दी पूरे, कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई ऑब्जर्वेशन नोट्स करके कैलकुलेट करके बनाया गया। ठीक है, तो कुछ इन्होंने नोट करा होगा, इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, इसमें फास्ट हो रहा है, इसमें स्लो, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने रिएक्टिविटी ऑर्डर बना दी है। क्लियर? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ। ठीक है, एसिड का बताया था ना आपको, 3 है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ। उसके बाद आपका आ गया हाँ जी, उसके बाद आपका आ गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ये रिएक्शन एक आधी याद रखनी है, बट आपको इतना ही याद रखना है कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ करा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक रिएक्शन लिख देनी है। अब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैल्शियम सल्फेट, एक आधी रिएक्शन याद रख लीजिए, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो नाइट्रिक एसिड के साथ बनता है। ठीक है, उसके 3 क्वेश्चन आगे मैंने लिखे हुए हैं। मैग्नीशियम, अगर नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम ही क्यों सेलेक्ट करके नाइट्रिक एसिड, जब मैग्नीज को ही करा, सबको करा, बट किस मैग्नीशियम के साथ ही इसने रिएक्शन दी है वो लिख दिया। ये आपको मैग्नीशियम और मैग्नीज की रिएक्शन ये अच्छे से याद करनी है, ये सवाल में आता है, आगे सवाल आएगा आप समझोगे, पता चल जाएगा। मैग्नीज नाइट्रिक, मैग्नीज नाइट्रेट, ये रिएक्शन आपको पूरी याद करनी है अच्छे से। मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज ही रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि अगर मेटल प्लस एसिड और HCl या इन सब के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बबल्स। ठीक है, एयर के साथ क्या दिया था? मेटल ऑक्साइड। एसिड के साथ क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब इसमें ना आपके ये सवाल बनते हैं, कुछ सवाल हैं, ये आप देखें। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वाई एल्यूमिनियम नॉट यूज टू स्टोर फूड आइटम, जहाँ कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। ठीक है, दोनों का आंसर, एल्यूमिनियम अब आपका क्या है? मेटल, और फूड आइटम में से क्या निकलेगा? एसिड निकलेगा। एल्यूमिनियम प्लस एसिड, एल्यूमिनियम प्लस एसिड अभी आपने देखा क्या बनता है? एल्यूमिनियम प्लस एसिड क्या देता है? एल्यूमिनियम प्लस एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये फूड को क्या कर देगा? स्पॉइल कर देगा। इसको आपने कुछ रट्टा नहीं मानना, इसलिए आपने यही देखना, एल्यूमिनियम आ गया, मेटल आ गया, ठीक है जी, फूड आ गया, उसमें से एसिड आ गया। अगर आपने लेमन पिकल रखा है, लेमन पिकल भाई क्या है? एसिडिक, और एल्यूमिनियम मेटल है, तो रिएक्शन करके सॉल्ट और H2 देगा, और H2 गैस जो है वो खाने को स्पॉइल कर देगी। ठीक है, और इसी को ही अपनी लैंग्वेज में लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है, इट इज बिकॉज एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव भी है मेटल, रिएक्टिविटी भी इसकी ज्यादा है।
ठीक है, इट रिएक्ट विद एसिड कंटेन फूड इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म टॉक्सिक सॉल्ट एंड वी कांट स्टोर। दूसरा आंसर, अगर पहले का इस तरीके से आंसर देना, दूसरे का इस तरीके से देखना। अगर मोटा मोटा अगर आपको ये ऐसे याद रख लो, मेटल और एसिड को करते हैं टॉक्सिक सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, और ये जो टॉक्सिक सॉल्ट है ये हमारा खराब हो गया, अब हम इसे नहीं यूज में लाएंगे। अगला क्वेश्चन जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिलेटेड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एसिड हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रिक एसिड के साथ दिक्कत है, और वो क्या दिक्कत है वो हम देखेंगे। ठीक है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि मोस्ट ऑफ मेटल डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। एक ये दिक्कत है, नाइट्रिक एसिड के साथ और मेटल की रिलेशन बात नहीं बनती। दूसरा, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती है जब मेटल के साथ भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। भैया ये तो गलत बात है, क्योंकि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमने क्या देखा था, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। कि पहले कह रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ ये बनाता नहीं है, दूसरा कहता है ये H2 गैस नहीं इवॉल्व करता। तीसरा सवाल इसका ये है, अगर नाइट्रिक एसिड की किसी मेटल के साथ दोस्ती है और वो H2 गैस प्रोड्यूस करता है तो वो कौन सा है? तो नाइट्रिक एसिड और मेटल के साथ रिलेशन में 3 सवाल बनते हैं। पहला कि मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करता। तो क्या कहानी है, मेटल जो है, आप देखो मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ करके एक लेयर बनाता है, एक ऊपर एक परत बना लेता है, और ये जो परत है इसका नाम है ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? ऑक्साइड। और यही लेयर ये बन गई ना ऊपर, ये ऊपर लेयर बन गई और नीचे तो मेटल है, नीचे जो भी मेटल है वो पड़ा है। ऊपर मेटल ने नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके एक अपनी लेयर बना ली, और वही क्या हो गई? प्रोटेक्टिव लेयर। वही लेयर इसको आगे रिएक्शन नहीं करने देगी, यही बात इसमें लिखी है। ठीक है, और अगर आप इसमें रिएक्शन भी लिख देते हो जिंक की नाइट्रिक एसिड के साथ तो बहुत अच्छा बन जाएगा। ये जो है ना, ये सॉल्ट, ये जो सॉल्ट ऑक्साइड, ये आगे रिएक्शन नाइट्रिक एसिड, अब इसने रिएक्ट करना है नाइट्रिक एसिड के साथ और वो फेल हो जाना है। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या था कि हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं इवॉल्व होती। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस अब कहता है ये मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। दूसरी बात कहता है नाइट्रिक एसिड के साथ H2 गैस जो है वो नहीं देता। ये सवाल है क्यों नहीं देता। अब वो मेटल की प्रॉपर्टी तो आपको पता है क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है मेटल। ठीक है, अब इसकी क्या कहानी है, ये इसका नेचर क्या है, ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये समझो पहले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है। जिन्हें पता वेरी गुड, जिन्हें नहीं पता उनके लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन सिंपल, अभी इसके रिलेटेड और भी ऑक्सीडेशन की परिभाषा है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, माइनस मतलब निकलना, प्लस मतलब ऐड, है ना। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन के साथ होता है उसका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट। वो एक रिएजेंट, एक एजेंट है, सपोज करो एक आदमी एक एजेंट है, वो रिड्यूस करेगा अगले आदमी को। क्या करेगा? रिड्यूस। एजेंट वही कहते हैं ना, किसका एजेंट है ये? रिडक्शन का। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ रिडक्शन के साथ प्रॉपर आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो एजेंट है वो क्या काम करेगा? ऑक्सीडेशन दूसरे एजेंट, दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन होता है ना, बीच में जो एजेंट होता है वो ऑक्सीडेशन करेगा। ये कहानी है। अब आपका नाइट्रिक एसिड का क्या नेचर है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक ये ऑक्सीडेशन करेगा, एक खासियत, और एक ये रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ये दूसरे को, नाइट्रिक एसिड जो है वो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, उसमें ऑक्सीजन की ऐड करेगा। किसमें करेगा वो ये देखना। अब क्या बनता है? एक H2 बनता है एसिड के साथ, और एक क्या बनता है? सॉल्ट। और ऑक्सीजन फिर ये जो इसने अपनी ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन ऐड करेगा। वो किसे देगा? सॉल्ट को देगा कि इसे देगा? हाइड्रोजन फटाफट ऑक्सीजन पकड़ लेगा और क्या बना देगा? वाटर। क्या बना देगा? वाटर बना देगा। क्लियर? अब इसने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने इसको H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। अब खुद क्या होगा? ये रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा मतलब ऑक्सीजन इसमें लेस हो जाएंगे।
लेस हो जाएंगे। तो किस किस फॉर्म में होंगे, NO3 होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होता जाएगा, रिडक्शन होगी, खुद ये रिड्यूस होगा और दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करेगा, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। किसका एजेंट, ऑक्सीडेशन का। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब किसका एजेंट, रिडक्शन का। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो क्या थी बात कि मोस्ट ये रहा, हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज H2 गैस प्रोड्यूस टू वाटर, और इटसेल्फ किस में रिड्यूस हो जाता है, ये फॉर्म में, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO नाइट्रिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये दूसरे का जवाब है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ये था आपका कि कौन सी मेटल्स हैं जो नाइट्रिक के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन करती हैं। तो भैया वही करेंगे जो मोस्ट रिएक्टिव होंगी, है ना। हमने मोस्ट रिएक्टिव क्या देखा था पिछले में, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम में बबल्स क्या उड़ आ रहे थे, हाइड्रोजन के फास्ट बबल्स आ रहे थे ना। तो मैग्नीशियम को साथ कर सबको कर करके देखा इन्होंने, तो मैग्नीशियम के साथ इनकी कहानी जो थी वो बन गई। मैग्नीशियम ने कहा कि भाई हम इसको हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कैसे नहीं हाइड्रोजन देता, क्योंकि मैं हम स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक से स्ट्रॉन्ग है, और इन्होंने इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग की प्रॉपर्टी है एजेंट की वो रिड्यूस करी, देख हम तू कैसे लॉस करता है ऑक्सीजन, हम तुझे करने नहीं देंगे। तो ये बना। तो ये जो दो है मैग्नीशियम और Mn मैग्नीज, ये कैपेबल है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन देने को। बट कंडीशन है एक, ये जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट। क्या होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी कवर अप हो गई, हमारी प्रॉपर्टी होगी ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट के साथ एसिड के साथ सॉरी सॉल्ट, और ये अब वाटर के साथ देखना बिहेवियर क्या है इसका, वाटर के साथ इसका बिहेवियर देखना है क्या है, क्लियर। ठीक है, वाटर के साथ बिहेवियर इसका देखना है क्या। तो वाटर के साथ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे तो मेटल ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन देता है। फिर मेटल ऑक्साइड को पानी में रिएक्शन करें तो मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्ट देता है। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड वैसे बेस है, हाँ सॉल्ट देता है, क्लियर। ये दे दिया मेटल, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल वाटर ले लिए मेटल के, तो डायरेक्टली आपको मेटल हाइड्रोक्साइड दे दिया, ये बीच में बनेगा इंटरमीडिएट मेटल ऑक्साइड। बट हमने 2 मोल लिए ना वाटर के, यहाँ पे एक एक लेके चल रहा था, फिर 2 ले लिए तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हीट, ये ओवरऑल रिएक्शन है। अगर मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट इवॉल्व। ये एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व, अगर हीट किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। हीट हमने नहीं दी है, जैसे जब भी आपको एक्सोथर्मिक रखना है रबिंग हैंड का रखो यार, रबिंग हैंड, कोई एक्स्ट्रा से इसे कोई बिजली बुली देके गर्म नहीं ना, कहीं को हॉट बॉटल तो नहीं ना लेके इसे गर्म कर रहे हैं, रबिंग से ही प्रोसेस से ये गर्म हो गया, हीट इवॉल्व हो गई, इट इज एक्सोथर्मिक। रबिंग हैंड है एक्सोथर्मिक, ऐसे आप याद रखो। एंडोथर्मिक के लिए एक वाटर को गर्म करना है तो गैस ऑन करी, बाहर से हीट दी, वो आपका एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो वाटर की भी 3 अलग अलग भैया अपनी खासियत है, कोल्ड वाटर भी होता है, हॉट वाटर भी होता है, स्टीम भी होता है ना, तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो तीनों के साथ अलग अलग है। ये आप देखो पोटाशियम सोडियम, ये जो कैल्शियम है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठंडा पानी है तो रिएक्ट करेंगे, मतलब कि नॉर्मल पानी है रिएक्ट कर लेंगे, और रिएक्ट करके भैया सोडियम हमने देखा होगा मैजिक, सोडियम है पानी के साथ और आग, क्यों भाई सोडियम के ऊपर पानी डालो तो आग क्यों देता है, वो यही रीज़न है। सोडियम, यही यहाँ पे सवाल बनता है कि सोडियम जब पोटाशियम और लिथियम भी आता है, ये सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट मेटल है, ये आग को क्यों कैच कर लेते हैं जब पानी में रखता है, ये सवाल है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसका यही रीज़न है, ये हाईली एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व होगी, और ये जो हीट इतनी ज़्यादा इवॉल्व होती है कि हाइड्रोजन गैस इस हीट को पकड़ लेता है और क्या बना देगा, आग बना देगा, टेम्परेचर राइज कर देगा। यही एक रीज़न है, इसको ऐसे ही अच्छे से निकला, हाइड्रोजन गैस ने आग पकड़ ली। इसीलिए सोडियम और पोटाशियम को हम कैसे सच नहीं रखते, मॉइस्चर में भी रखें तो थोड़ा नुकसान दे सकता है, किस में रखते हैं, कुछ है आइडिया। आगे सवाल है इसका, सोडियम और पोटाशियम इनको किस में स्टोर करते हैं, कैरोसिन ऑयल में करते हैं। वाटर के साथ इनका कांटेक्ट नहीं होने देते, अगर हो जाएंगे ये तो आग लगा लगा के खत्म हो जाएगा खुद भी, तो उसको आगे कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ की अपनी अपनी जगह पे सेफ्टी है, कैसे उसे संभालना है। हम भी अपनी चीज़ें संभाल के रखते हैं ना, इनको ऐसे संभालना है, खाने पीने वाली चीज़ को एयर टाइट में रखना है, वैसे इनकी भी भैया देखभाल करनी पड़ती है।
आगे आ गया कैल्शियम। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ नॉर्मल पड़ा रिएक्ट कर लेगा। अच्छा, कोल्ड वाटर के साथ ये करता है, अगर हॉट वाटर हो तो पता नहीं कितनी ज़्यादा वो दे दे। ये आप एक देखो एवरेज। ठीक है, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ कर लेता है, पर कैल्शियम इतनी ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं करता कि हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ सके। बट इसका एक ये भी सवाल बनता है कि लेस वायलेंट है, क्यों कैच फायर नहीं करता। और दूसरा सवाल इसका ये बनता है कैल्शियम का कि ये फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि एक तो बन नहीं रहा, तो कैल्शियम गैस जो है जो हाइड्रोजन गैस के साथ चिपक जाती है, स्टिक ऑन दी सरफेस, और ये फ्लोटिंग शुरू कर देती है। इस पे ये दो सवाल है कैल्शियम के। एक ही लेस वायलेंट है, क्यों लेस वायलेंट है, बिकॉज हीट जो है वो इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं होती है कि हाइड्रोजन उसको कैच कर पाए। ठीक है ना, ये इसलिए जब मैच बॉक्स है उसको यूं, मैच बॉक्स को कम से कम उतना मसाला दोनों का देना पड़ेगा। अगर कम खत्म हो जाए तो माचिस जलती नहीं ना, कम से कम उतना देना पड़ेगा। तो इसको भी कम से कम उतनी हीट देनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन का ले। एक लिमिटेड है ना किसी की, तो उतनी ये नहीं कर पाता कैल्शियम, तो आग नहीं पकड़ पाता। बट ये फ्लोट करता है। यहाँ पे एक आती है कैल्शियम की कहानी, ये तो खत्म ही हो गया है ना। यहाँ पे आती है कैल्शियम की कहानी, ये फ्लोट करता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसके साथ ये फ्लोट करता है। अब बाकी मेटल्स की भी बिहेवियर की बात करेंगे। मैग्नीशियम भी है, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक भी है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी भी बात करेंगे। मैग्नीशियम क्या करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये हॉट वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ भैया नहीं रिएक्शन नहीं देगा, नहीं उसके साथ इसकी कहानी जमेगी, ये हॉट वाटर के साथ जमेगी। ठीक है, और ये भी फ्लोट करता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के सरफेस पे स्टिक हो जाता है। ठीक है, और यही यही अगर सवाल पूछे जाते हैं मैग्नीशियम के वाटर के साथ रिएक्शन है, हॉट है कि कोल्ड है, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम है, हॉट है कि कोल्ड है, स्टीम है, या पूछेंगे कौन से मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये वाली आपको याद रखनी है कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर है, मैग्नीशियम हॉट वाटर है, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जो है वो स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। क्लियर, और ये रिएक्शन याद भी रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही याद रखने की जरूरत है कि एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जो है वो उसके लिए रिएक्शन के लिए स्टीम वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो कॉपर और हमारा गोल्ड और सोना जो चांदी है, ये तो भैया पानी के साथ नहीं हम रिएक्ट करने देंगे, और ना ये करते हैं, इसीलिए हम इसे बहुत भैया प्यार से रखते हैं ना। बट ना इन्होंने एसिड से के साथ रिएक्ट करना, ना इन्होंने किसी से, बहुत अपने शांत आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं इन्हें। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एयर के साथ क्या देता है, मेटल ऑक्साइड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, एसिड के साथ ये 3 एसिड हैं, सॉल्ट और ये, और इसमें इसमें क्या कहानी आई थी याद रखो, Mg और मैग्नीज आए थे। वो क्या देते थे, H2, यही दो देते थे H2। अगर सवाल आएगा तो ये आएगा। क्लियर, अब हॉट और कोल्ड वाटर के साथ दिखा। अब हॉट कोल्ड के साथ याद करना क्या है, सोडियम था, पोटाशियम था, कैल्शियम भी था, ये विग्रस थे, है ना, आग पकड़ते थे, ये फ्लोट करता था। इसके साथ मैग्नीशियम था, Mg था, वो सारा बनाया हुआ इकट्ठा चार्ट, वो देख लेना। ठीक है, आगे समय ये याद करना, यही एक एक नंबर के सवाल आते हैं, हमें एक एक नंबर के सवाल भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया मेटल, है ना। अच्छा, इसके साथ क्या क्या बनाएगा बताओ, याद करो क्या, 2 मोल ऑफ वाटर आ गए, 1 मोल में मेटल ऑक्साइड था, 2 मोल फिर वाटर ऐड करा तो क्या बन गया था, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसे याद रखो, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, ये बनेगा सॉल्ट, है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर, अब चौथी रिएक्शन लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, मेटल को मेटल के साथ, जिंक को कॉपर के साथ, कॉपर को आयरन के साथ, Mg को ये। अब ऐसे थोड़ा रिएक्शन हो जाएगी, ऐसे तो बनेंगे नहीं, इसने भी लॉस करना इलेक्ट्रॉन, इसने भी करना, तो बॉन्डिंग कैसे बनेगी, है ना। तो क्या लेंगे, सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, अगर ये जिंक है तो कॉपर सल्फेट लेंगे, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट ऐसे, और इसमें से देखना है कि ये इसे निकाल पाता है कि नहीं, इसकी जगह ले पाता कि नहीं, ये इसकी जगह ले पाता कि नहीं, ये इसको निकाल पाता इसके घर से कि नहीं, है ना। अगर ये ताकतवर होगा ये वाला मेटल तो ही तो इसको इसके घर से निकालेगा। अगर स्ट्रांग होगा ये तो ही तो, अगर नहीं होगा तो ऐसा नो रिएक्शन, अगर स्ट्रांग होगा तो निकाल देगा, है ना, अगर स्ट्रांग होगा तो निकाल देगा, नहीं स्ट्रांग है तो ऐसा पड़ा रहेगा। अब कॉपर सल्फेट की सबसे बड़ी कहानी है, कॉपर सल्फेट को हम क्यों बार बार यूज करते हैं भैया, ये ब्लू कलर का है, फटाफट हमें कोई भी रिएक्शन करे ऑब्जर्वेशन दे देता है कलरलेस या वही सेम कलर, है ना, तो ये कहानी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अच्छा अब एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, अगर ये स्ट्रांग है तो उसको क्या कहते हैं हमने,
डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर। और इसी ये भी बता देती है कि कौन मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल की पूरी लिस्ट बनी है, काफ़ी सारे मेटल है। पीरियोडिक टेबल देखिए, एक तो आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ो पीरियोडिक जो टेबल है उसको सामने रख के पढ़ा करो। इनके एटॉमिक नंबर क्या है आपको पता होने चाहिए। इन सब की रिएक्शनें करी, वाटर के साथ की, एसिड के साथ की, एयर के साथ की, और ये डिस्प्लेसमेंट। पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना ये ज़्यादा एक्यूरेट है बताने के लिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। ये भी इनकी भी कहानी, इनकी भी थ्योरी बीच में हम सलाह लेते हैं, बट इसकी जो है काम, इसका काम ज़्यादा है। ठीक है ना, उसको किसी जगह से हटाना बिल्कुल, वो ज़्यादा एक्टिविटी शो करता है, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब ये देखो, ये ऐसे ही अगर आता है आपको, वैसे आएगा तो नहीं, अगर आता तो इक्वेशन में ही आता है कि क्या लिखना है, एमजीएम और इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ऐसे रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है। अब मैग्नीशियम और कॉपर, अब भैया ये ब्लू कलर का था, ये कलरलेस आया, इसका मतलब कोई कहानी हो गई भैया, जगह जगह बदली गई। अगर ये कॉपर, यहाँ पे कॉपर सर कोई ब्लू कलर ही रहता तो नो रिएक्शन है ना, इसका मतलब मैग्नीशियम स्ट्रांग है कॉपर से, तो ही तो आ गया ना उसकी जगह पे, उसके घर पे आ गया, कब्जा कर लिया। ऐसे ही जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर, आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता। वैसे ही हमने देखा था कॉपर गोल्ड, और जो कॉपर गोल्ड सोना चांदी, ये वैसे ही लेस एक्टिव थे, है ना, लेस एक्टिव थे ना ये बेचारे। आपने भैया कोई बात नहीं, कमज़ोर है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रही एग्जाम्पल इनकी, एक दो एग्जाम्पल इक्वेशन आप अगर आप लिखे तो बहुत लिखनी है, लिख क्या तो लिखनी है, एक एक कम से कम एक एक इक्वेशन तो लिखनी ही है। और इसी के ही बेस पे रिएक्टिविटी सीरीज बनी है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब किस ऑर्डर में कौन मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रख के, ये चारों की चारों केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, ठीक है, ये चारों की चारों केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, इसको इसको इन सब की थ्योरी स्टडी करके तो क्या बना, एक सीरीज बनी, एक हमने ऑर्डर बनाया, एक ऑर्डर बनाया, मेटल को अरेंज करा। हम अगर चीज़ों को अरेंज तरीकों से रखेंगे तो वही हमारी हेल्प करेगी कहीं भी लाइफ में, किसी भी जगह में। अपनी अलमीरा, अपनी बुक्स, अपना बैग, अपनी पढ़ाई, अपना दिमाग अगर ऑर्गेनाइज रखोगे तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है, एक सीरीज बनानी पड़ी है। ये मोस्ट एक्टिव, ये लीस्ट एक्टिव, देखो कहाँ कहाँ कौन है मोस्ट एक्टिव। ये देखो सोडियम, ये पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये देखो गोल्ड सबसे नीचे है, कॉपर, ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बट इसके विद रिस्पेक्ट रखा, वो जो हाइड्रोजन से ऊपर है मोस्ट एक्टिव उनको ऊपर रखा, और हाइड्रोजन से जो नीचे है वो ये है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। क्लियर, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, दो चीज़ें पढ़ी हैं। अब तीसरी चीज़ है मेटल और नॉन मेटल में क्या रिलेशन है, मेटल और नॉन मेटल में क्या रिलेशन है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल क्या इनका आपस में दोस्ती है, क्या ये है कुछ। अगर आप देखो मेटल और नॉन मेटल की कहानी, सोडियम क्लोराइड सबसे पहले आता है दिमाग में। सोडियम क्या है, मेटल, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल है। भैया हाँ, ये एक है, ये एक है कंपाउंड, ये एक है, तो कैसे बने ये। मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, मेटल में क्या होता है, आउटर शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप लिथियम देखो कन्फिग्रेशन आती है इसकी, कितनी है, एटॉमिक नंबर भी याद है, तीन। तीन का कैसे बनेगा, दो और एक, दो और एक, एक दो लेगा, दूसरा आठ लेता है, और इसमें एक है। अब इसको स्टेबल गैस, नोबल गैस बनाने के लिए इसमें कम से कम 8 होनी चाहिए, तो इसे कितनी ज़रूरत है, 7 गेन करे तो ये 8 बनेगा। तो 7 गेन करना प्रेफर करेगा कि एक लॉस करना प्रेफर करेगा, तो ये एक लॉस कर देगा, तो दो रह गई इसकी स्टेबल। ठीक है, तो ये जो मेटल्स होते हैं इनमें आउटर शेल में एक या दो थोड़े ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इजीली लॉस कर सकते हैं। नॉन मेटल में ज़्यादा होते हैं भैया, क्लोरीन में देखो कितना एटॉमिक नंबर है, 17, 2 और 8 और 7। ठीक है, अब इसको 7 लॉस थोड़ा करेगा, ये एक गेन कर लेगा इजीली, तो ये क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन। अगर ये लॉस करते हैं, जैसे लिथियम ने लॉस करा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, एक पॉजिटिव चार्ज, क्लोरो ने एक गेन करा तो एक नेगेटिव चार्ज, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं, इसे इलेक्ट्रो नेगेटिव कहते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इस तरह तरीके से इनके मेटल और नॉन मेटल में बॉन्ड हाँ बनते हैं। ये कंप्लीट लॉस करता है, ये कंप्लीट गेन करता है। ठीक है, और इनके बीच में ये सोडियम की लेते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक, आयंस, आयंस, आयंस की ट्रांसफर, आयंस, आयंस,
आयंस बने ना, ये आयंस, ये भी, ये कैटायन, ये एनायन, आयन आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। तो यही इसमें लिखा है ये सारा कि मेटल क्या है। ठीक है, ये सारा लिखा है। उसके बाद एग्जाम्पल से भी इसे शो करना है। एग्जाम्पल आपको अगर पूछता है, 2 नंबर आता फिर तो यहाँ तक की लिखना है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल भी पूछता है तो एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल की कैसे है, हाँ, अब मेटल और नॉन मेटल में क्या कहते हैं, मेटल और नॉन मेटल में आपको देखना है बॉन्ड। तो कैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, और इसमें कितने हैं, 17। ये याद रखने पड़ेंगे, याद हो जाते हैं, रोज और करो तो याद हो जाते हैं। 11 11 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 2 8 1, इसकी लिखो 2 8 7। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो ये कितने बन गए, 8 बन गए ना पूरे, 2 8 8, और ये कितने बन गए, 2 8। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। ठीक है, इस पे क्या आ गया, Na पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया, Na क्लोरो। एक ही पॉजिटिव, एक ही नेगेटिव, एक प्लस और एक माइनस क्या होता है, जीरो, न्यूट्रल हो जाता है ना, जीरो तो नहीं लिखेंगे, न्यूट्रल हो जाता है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, NaCl, न्यूट्रल, न्यूट्रल कंपाउंड है, ऐसे बनेगी इसको। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है। एक MgCl बनेगा क्या, अब देखो Mg का क्या बनता है स्ट्रक्चर। अब Mg में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, 17। तो इसका क्या बना, 2 8 2, इसका क्या बना, 2 8 7। अब इसको तो अब एक एक दो को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक प्लस एक, एक तो इसका चला गया क्लोरो में, अब एक बच गया इसका, तो अब ये एक और क्लोरो चाहिए, तो इसलिए Mg2 क्या होगा, Mg2। अब Mg का कितना है, कितने लॉस करें, 2 2 लॉस करें, Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज, एक क्लोरो ने लॉस करा, एक क्लोरो ने लॉस करा, कितने टोटल हो गए, Cl2, 2 नेगेटिव हुआ ना, 2 नेगेटिव, और ये भी क्या बन गया, न्यूट्रल। क्लियर, तो ऐसे इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा हुआ है, सारी कहानी आप पढ़ लीजिए। ऐसे ही मैग्नीशियम कंपाउंड की है। और आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट क्या है, क्रिस्टल बनाते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब इजिली ब्रोकन, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ना इनका। ये सवाल बनता है इसमें, बाय आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज ये आपस में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगी। न्यूक्लियस, वो जो इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, क्लोरो ने, क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन लिया है, उसको होल्ड करने के लिए उसको ज़्यादा शक्ति लगा, वो नहीं जाने देगा उसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये देखो, आप समझो ऐसे, ये देखो, क्लोरो ने लिया भाई इलेक्ट्रॉन, क्लोरो ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेके अपना स्टेबल बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन किसने करा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरो के न्यूक्लियस से तो पकड़ेगा। अब इतनी मुश्किल लिया तो क्या न्यूक्लियस जाने देगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इजिली नहीं जाने देगा, नहीं तोड़ेगा भाई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो और इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए भाई, वो नहीं। और ये सोलुबल होता है, सोलुबल के लिए आयनिक कंपाउंड आप याद रखो, NaCl कॉमन सॉल्ट, NaCl याद रखो, आपका नमक है उसे याद रखो, NaCl नमक, नमक जब भी घर पे लेना बोलो NaCl NaCl NaCl। और वो भैया देखो क्या है, आयनिक है, NaCl आयनिक वाटर, वाटर सोलुबल। इनऑर्गेनिक बेंजीन, अल्कोहल, केरोसिन, इसमें सोलुबल नहीं। कंडक्टिव, हाँ, कंडक्टिविटी की अब क्या कहानी है, आपके जो आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, मैंने कहा है इसको याद रखो, NaCl बस, सॉल्ट, घर में नमक नहीं बोलना, अब आपने NaCl बोलना है। तो सॉल्ट ऐसे ही है, अगर ऐसे ही नमक पड़ा आपका पाउडर फॉर्म में है ना, क्रिस्टल, सॉरी पाउडर नहीं, क्रिस्टल होते हैं, देखो यहीं से आपकी 3 प्रॉपर्टी निकल गई, वाटर सोलुबल, क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, अब ये सॉलिड फॉर्म में है, और एक होगा मोल्टन, और एक होता है एक्वस। एक्वस मतलब पानी, मोल्टन में पानी नहीं होता, मोल्टन मतलब होता है चीनी ऐसे, जैसे सॉल्ट ऐसे, उसको हीट कर देना और पिघल जाएगा,
पानी नहीं है इसमें, पिघला हुआ, प्योर फॉर्म पिघला हुआ। सॉलिड में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा बिकॉज आयंस ही नहीं है, आयंस बनने ही नहीं है सॉलिड फॉर्म में। मोल्टन फॉर्म में आयंस बनेंगे, फिर ये कंडक्ट करता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को आपने याद रखना है NaCl, घर पे NaCl ही बोलोगे आप, नमक नहीं बोलोगे अब। और ये देखो क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड में कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं करेगा, मोल्टन स्टेट में करेगा। क्लियर, ये इसकी सारी कहानी है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर इसका सवाल आता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का आता है और इसका आता है, दो अगर रीजनिंग में सवाल पूछे जाएंगे तो। हाँ जी, अगला टॉपिक है अक्रेंस ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स जो हैं मिलेंगे तो ये इसी यूनिवर्स में, इसी धरती में, तो कैसे मिलते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो मेटल्स जो है, मेटल्स में क्या है, मेटल की लिस्ट देखी थी ना, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल आपने याद रखने। अब सोडियम को कुछ आइडिया लगा सकते हो, सोडियम करना तो सॉल्ट, तो ये समंदर सी में से मिलता है। मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म मिक्स करके, मैग्नीशियम भी समंदर में होते हैं ना, सी वाटर में, ये मिनरल्स, ये आयंस ठीक है। और कुछ मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। अब अर्थ क्रस्ट क्या होता है ये समझो, अर्थ की लेयर्स पता है ना, कितनी लेयर होती है, 3। टॉप वाली जो होती है वो होती है क्रस्ट, और मिडल वाली मेंटल होती है, और सबसे सेंटर में जो होती है वो क्या होती है, कोर। ये 3 लेयर होती हैं। अब नीचे खुदाई करके वो तो खाने वाने होती हैं जहाँ पर ये जो ऊपर अर्थ की ऊपर की सतह पे ही, अर्थ की ऊपर की लेयर पे ही हमें मेटल्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहीं पे खुदाई, क्योंकि इंसान खोद रहा होगा, कुछ कर रहा, कुछ मिला है, ये क्या है, देखा समझा, तो उस हिसाब से तो ये फॉर्म होते हैं जहाँ फ्री स्टेट और जहाँ और को जो कंबाइंड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। अब फ्री स्टेट को मिनरल्स भी कहते हैं। अब इनको समझो, फ्री स्टेट का क्या मतलब है और या कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब है। फ्री स्टेट मतलब ऐसे न्यूट्रल पड़ा है, अगर पड़ा तो ऐसा पड़ा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट में मिक्स करके, अब ये समझो ये कैसे आ गए कंबाइंड स्टेट में, और ये देखो अब ये अब फ्री स्टेट में आप कुछ, अब पूरी लिस्ट बनाओ, क्या था, सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और क्या था, जिंक, कॉपर, आयरन, इन सब की एक्टिविटी की थी। अब जो केमिकल एक्टिविटी हमने की थी 1 2 3 4, पानी के साथ की थी, एयर के साथ की थी, एसिड के साथ की थी, क्यों इनके साथ क्यों समझा था, ये सारी चीज़ें नेचर में ही है ना, ये सारी नेचर में ही है ना। अब ये जो नीचे वाले थे, ये क्या कहते हैं, सॉरी, सिल्वर और गोल्ड और कॉपर, इनका क्या था रिलेशन इनके साथ, ये नॉन रिएक्टिव थे। ये इन पे पानी डालो, है ना, ऊपर की क्रस्ट, ऊपर की लेयर पे पानी है ना, हवा भी है, एसिड भी है ना, तो इनके साथ इसका क्या रिलेशन था, इनको कोई असर नहीं होता था। तो इसका मतलब ये जो मेटल है ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ये आप किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये फ्री स्टेट में होंगे। धूल मिट्टी वो एक होगा, सैंड पार्टिकल, वो एक अलग चीज़ है, बट इन्होंने अगर गोल्ड अगर मिलता है हमें, तो ये गोल्ड ही प्योर फॉर्म में मिलेगा, सिल्वर सॉरी, AU गोल्ड। क्यों, हमने रिएक्शंस देखी ना, इनका सारी कहानी समझी भैया, इनके साथ किसी के साथ कोई ये संबंध नहीं बनाते, अपनी वही स्टेट, वही अपनी पोजीशन रखते हैं। अब यहाँ पे देखो, सोडियम था, पानी के साथ रख के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता, कैल्शियम भी कैल्शियम ऑक्साइड बना देता था, जिंक भी, ये भी। अब ये कंबाइंड हो गए ना, ये कंबाइंड हो गए ना फॉर्म। अब ये क्या, ये एयर हवा में है ना, हमने थोड़ी ऐड किया, हवा में ये ऑब्जर्व कर बना दिया, रिएक्शन कर लिया, पानी के साथ बन के भी कुछ बन जाएगा, एसिड के साथ बन के भी कुछ बन जाएगा। अब ये अकेला ऐसा सोडियम नहीं हमें मिलेगा, ऐसा कैल्शियम नहीं अकेला मिलेगा, ये कंबाइंड फॉर्म में आ गए, कंबाइंड। इनको तो इसको तो एक्सट्रैक्ट करना, इसको तो साफ करना दिक्कत नहीं है, पानी से धोया, कई बार देखी होगी आपने वीडियो, नदी है उसमें से गोल्ड लोग छान के इकट्ठे करते हैं, पानी से धोया भैया गोल्ड प्यूरिफाई हो गया, कोई इसमें दिक्कत आई नहीं। परेशानी कहाँ आती है, इनमें आती है, जो ये इन्वायरमेंट में हमारे ऑक्सीजन, एयर चाहे एसिड है, इनके साथ मिलके कुछ और बन जाते हैं ये। अब इनकी भी गलती नहीं है, रिएक्टिव है, मिलके हो जाते हैं, अब क्या करें, ठीक है ना। तो फिर अब इसको तोड़ के मुझे सोडियम लेना है, इसको तोड़ के मुझे इसको ऑक्सीजन को हटाना, और ये सारा प्रोसेस को, ये मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ये अब सारी कहानी है। अक्रेंस तो आपको पता चल गया, एक हमें पानी ही दिखाई देता है और एक धरती की ऊपरली सतह, हम यहीं तक ही हैं, है ना। यहाँ पे जो है सारा निचोड़ निकाला भी, यहाँ पे क्या मिल रहा, अच्छा ये भी मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, अच्छा ये भी मिल रहा है, अच्छा अरे वाह, ये गोल्ड और सिल्वर तो भैया ऐसे सच्ची पड़े हैं, वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया हो गया।
बट बाकी जो थे, एक पत्थर लिया, देखा हाँ इसमें कुछ है, इसकी, और उसके सारे टेस्ट एक ऐसे नहीं, काफ़ी मेहनत करके वो निकलता है। एक जैसे एक स्टोन ले लिया, ठीक है, इसमें पता लगाया क्या है, उसके छोटा हिस्सा लिया, उसकी सारी की रिएक्टिविटी क्या बन रहा है क्या नहीं, फिर उसको देखा कि क्या किसके हिसाब का है, ये मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव आता है क्या, उसकी भी सीरीज आपको बताइए कैसे है, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन से ऊपर वाले रिएक्टिव है, नीचे वाले स्लो है। फिर उस हिसाब से जो लेस रिएक्टिव है उसको अलग तरीके से प्यूरिफाई करेंगे, मोर रिएक्टिव को अलग तरीके से करेंगे। तो इस हिसाब से ये सारे मेटल्स जो है प्यूरिफाई होते हैं, इनकी दिक्कत आती है जो ये कंबाइंड फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। तो अब वही यहाँ पे लिखा सारा कि फ्री स्टेट क्या होती है और कंबाइंड स्टेट क्या होती है, ठीक है। कंबाइंड स्टेट और क्या है, जिसमें मतलब कि एलिमेंट आपको मेटल जो है वो निकालना है, और भी मेटल पड़े हैं और भी इम्प्योरिटीज हैं, वो और होता है, क्लियर, ये है। उसके बाद अब कैसे निकालना है इस प्रोसेस को, उसके बाद ये पूरा चार्ट है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन और का मतलब इसमें सारी इंप्योरिटीज है, मेटल प्लस इंप्योरिटीज है, ऑक्साइड है, जो कुछ भी है मिल रहा है वो सारा मिक्स है। इसकी बात नहीं कर रहे, फ्री स्टेट की नहीं कर रहे, इसकी कर रहे हैं, कैसे ये इसको अब कैसे प्यूरिफाई करना है, इसकी कहानी है। अब इसमें मेटल की पहले रिएक्टिविटी कंफर्म करेंगे, अगर हाई रिएक्टिव है, छोटा सा हिस्सा लिया, उसकी करी, उसकी सारा टेस्ट करा, देखा किस में आ रहा है, अगर हाई रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलिसिस करके प्योर मेटल ऐसे बनाएंगे, ये स्टेप है। अगर मीडियम रिएक्टिविटी है, कार्बोनेट या सल्फाइड बनते होंगे, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्यूरिफिकेशन, ऐसे स्टेप आएंगे। आपको ये चार्ट लर्न करना है। मेटल अगर लो एक्टिविटी है तो वो सल्फाइड बनाते होंगे, रोस्टिंग, मेटल रिफाइनिंग, रोस्टिंग, रिफाइनिंग, कैल्सिनेशन, ये जो है इनकी टर्म्स आगे लिखी है, डेफिनेशन लिखी है क्या है। पहले तो आपको ये चार्ट अच्छे से लर्न करना है कि कैसे है ये रिएक्टिविटी का, समझ में आ गया। हाई रिएक्टिविटी में कौन कौन से आएंगे, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम आएंगे, मैग्नीशियम भी आएंगे, एल्युमिनियम भी आएगा। मीडियम रिएक्टिविटी में क्या आ गए, आयरन वगैरह आ गए, और लोअर एक्टिविटी में थोड़ा कॉपर या इस टाइप के जिंक आ गए, ठीक है ना। और न्यूट्रल फ्री स्टेट वाले तो ये हैं, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं कुछ ऐसा करने का, आ गई समझ में। तो ये चार्ट आपको, तो ये एक यहाँ तक एक पूरा लेआउट बना है कि कैसे करना है, ये आपको एक लेआउट है, इसको लर्न नहीं करना है, इसको अच्छे से समझना कि क्या है मेटलर्जी का, क्या मतलब होता है, ये टर्म्स है। अ साइंस ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर मतलब जिसमें अदर मेटल भी हैं, इम्प्योरिटीज भी हैं, प्यूरिफाई करना। कंसंट्रेशन ओर का क्या मतलब, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम दी ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को एनरिच ऑफ ओर भी कहते हैं। फिर एक्सट्रैक्शन का क्या प्रोसेस है, मेटल एक सिंपल ले लिया हमने, ये नहीं पता हाई है कि लो है, तो गैंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, इन सबको करके फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता है। जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के 4 स्टेप हैं, ये करने के बाद फिर रिडक्शन से रिफाइनिंग आएगा, ऐसे है। अब इन टर्म्स है, इनकी सारी डेफिनेशंस आपको लर्न होनी चाहिए, कैसे वो आगे लिखी हुई हैं, अभी बताती हूँ, ठीक है। इसमें जो पूछा जाता है गैंग, इसकी प्रोनाउंस गैंग, इसकी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। रोस्टिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। कैल्सिनेशन क्या है, ये छोटी छोटी एक एक दो दो नंबर में आती है डेफिनेशन। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन आपको पता है क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन को जिंक ने लॉस कर दिया, है ना, तो जिंक आ गया, हमें प्यूरिफाई मिल गया रिडक्शन की। तो ये सारी डेफिनेशन है, ये अच्छे से लर्न कर लेनी है, ठीक है। ये रिफाइनिंग का पूरा प्रोसेस है। अगली इसमें टर्म आती है आपकी थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, अब आपने देखा होगा, अब मेटल टूट गया, आयरन टूट गया ना, अब उसके जब मशीनरी के कोई लोहे के पार्ट्स बने टूट गया, उसको ज्वाइन करना। अगर हमारा पेज वगैरह फटता है या घर पे कोई भी होती है तो एमसिल या फेविकोल से हम कर लेते हैं ना, हमारे पास है ना ज्वाइनिंग मटेरियल। अब भैया मेटल अगर टूटता है तो उसको कैसे जोड़ोगे, भाई वाह, इसका भी जुगाड़ निकाल रखा है कि मेटल को भी हम जोड़ सकते हैं। आयरन की वेल्डिंग देखी है ना, आयरन को वेल्ड करते हैं, तो ये है थर्माइट रिएक्शन ही, जो वेल्डिंग करना है प्रोसेस, सोल्डरिंग क्या कहते हैं, वो ही ये प्रोसेस है, ठीक है। आयरन, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड आपने एल्युमिनियम के साथ मिक्स करा, एल्युमिनियम, और ये जो है ये उसको जोड़ देगा, हीट एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्लियर। ये रेलवे क्रैक्स या ट्रैक के क्रैक्स जो होते हैं, जो मशीन के क्रैक्स होते हैं, उसको ज्वाइन कर देता है, यहाँ लोहे को पिघला देगा, ये गर्मी पिघला देगा और वो जुड़ जाएगा, क्लियर। मोल्टन स्टेट, मोल्टन वही की प्योर फॉर्म है, उसमें वाटर वाटर कुछ नहीं, और उसको पिघला देना है अमाउंट। सो इतनी हीट रिएक्शन, इसको अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि आयरन मेल्ट हो जाता है और वो फिर जुड़ जाता है, ठीक है। ये एक टर्म है। उसके बाद हाँ, अब ये मज़ेदार स्टोरी है इसकी, रिफाइनिंग ऑफ मेटल की। रिफाइनिंग ऑफ मेटल पहले आप इसे देख लो,
रिफाइनिंग ऑफ मेटल डायग्राम बना, ठीक है। ये देखो अब इसमें क्या है, रिफाइनिंग मतलब प्योर फॉर्म में निकालना ना। अब इसमें कैसे मेटल निकलता है प्योर फॉर्म में, ये समझो। ये देखो, ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्या प्रोसेस से इलेक्ट्रोलिसिस होगा ना वाटर में, तो क्या कहानी बनेगी, ये समझो। ये हमने जिसको भी हमने प्यूरिफाई करना है, जिस भी मेटल, सपोज करो हमने कॉपर को प्यूरिफाई करना है, ठीक है, कॉपर को प्यूरिफाई करना है, तो एक कॉपर की इम्प्योर रोड हुई जिसमें कॉपर के साथ और भी इम्प्यूरिटीज है। ये इम्प्योर रोड, इसमें से हमने क्या निकालना है, कॉपर निकालना है। क्या निकालना है, कॉपर। क्लियर। और इसी का ही सोल्यूशन डालेंगे, जिसका हो ना उसी का ही सोल्यूशन डालना होता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला, बहुत सुंदर ब्लू कलर का, ठीक है, इसी का डालना है। अब ये सारा प्रोसेस जिसका लेना, जिस मेटल का लेना वही होना चाहिए। अब ये इम्प्योर का एक इलेक्ट्रोड लग गया और एक प्योर फॉर्म का लगना है, एक लगना है प्योर फॉर्म का, वही जिसका करना है, क्योंकि ये निकल के फिर किसके पास आएगा, प्योर फॉर्म का कॉपर का इलेक्ट्रोड, प्योर मेटल, प्योर मेटल कोई भी ले लो आप। ये इम्प्योर मेटल, एक इलेक्ट्रोड इसकी लगा दी, एक इलेक्ट्रोड इसकी लगा दी। अब देखो, अब इसमें से जो भी सपोज करो कॉपर है, अब इसमें से हमने कॉपर निकालना है। अब भैया आप ऐसे धो के रगड़ के तो निकाल नहीं सकते, तो ये जो कुछ मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है, इनको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आयंस में इसे तोड़ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसके निकाल लूंगी मैं, तो कॉपर बन जाएगा आयन। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बन जाएगा ये, सॉरी, कॉपर पे मैंने करा फोर्स, तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और 2 चार्ज आ गया। अब ये कॉपर आयन बन गया आपका, क्या बन गया, मैंने इसको, आयंस ट्रेवल करते हैं ना, सॉलिड फॉर्म तो ट्रेवल नहीं करती, मैंने कॉपर के बना दिया आयंस। यहाँ पे मैं कॉपर के आयंस बनाती गई, Cu2 पॉजिटिव पानी में जाता गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर जाते गए, यहाँ से फिर रिएक्शन हुई, फिर कॉपर यहाँ से बाहर निकल गया Cu2 पॉजिटिव, और इसका फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। अब देखो कैथोड कौन सा बनेगा और एनोड कौन सा बनेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हुआ आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब देखो एनोड और कैथोड कैसे बनना, कोई रट्टा नहीं मारना, इस यहाँ से शुरू करो, यहाँ से स्टार्ट। इम्प्योर से क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भैया हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, एनोड। लो जी, आपका ऑक्सीडेशन भी मिल गया, और ये आपका क्या है, एनोड, ये आपका क्या है, एनोड। अब ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, और नेगेटिव को किस बैटरी से लगाओगे, ये नेगेटिव है तो इसको आप पॉजिटिव से लगाओगे। आगे लो भैया, बन गई डायग्राम हमारी। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से जाते, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन रिच होते जा रहे हैं भैया, अब ये क्या करें, और यहाँ से इसका कॉपर आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन आ गया भाई, और इसका ये कॉपर आ गया, ये फिर क्या बन गए भैया, पूरे से फिर चलाकी चल के ये पूरा प्योर फॉर्म बन गया, Cu बन गया। यहाँ पे क्या चलाकी चली कॉपर ने, कॉपर कहता मैं टूट के जा रहा हूँ, ठीक है, मैं चुपके से यहाँ से आ जाऊंगा और इलेक्ट्रॉन तुम ऊपर से आ जाना, और फिर हम दोनों मिल लेंगे। यहाँ से कॉपर निकलता गया और यहाँ पे आके जुड़ता गया। ये प्योर फॉर्म में कॉपर को अट्रैक्ट करेगा ना, दूसरी नहीं ना लगा सकते, इसलिए सब सिस्टम सेम का ही बनेगा। जिस मेटल का आपने करना उसी का ही प्योर, उसी का इम्प्योर और उसी का ही सोल्यूशन 3 बार। और आपने जब भी ये डायग्राम बनानी है, यहाँ से शुरू करो, इम्प्योर भैया मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ही वो ट्रेवल करेगा आयन, ऐसे कॉपर नहीं निकलेगा। मुझे कॉपर निकालना है तो उसका इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी करनी पड़ेगी, फिर वो निकल जाएगा। निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, कॉपर यहाँ से आ गया, इन दोनों ने फिर मिलके भैया फिर वही कहानी बना ली। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर बन गया। यहाँ से कॉपर इम्प्योर निकल, और इम्प्योरिटी रहती गई, यहाँ पे कॉपर वो डिपॉजिट होता गया, और ये पतली रोड बन के क्या बन जाएगी, मोटी। ये पतली रोड बन के बन जाएगी मोटी, और ये बन जाएगा इलेक्ट्रोड पतला, और इसकी जो इम्प्योरिटीज है मड, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सीधी ऐसे करके आप फटाक से हाई ये बनाना है। अगर जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, ये ऑक्सीडेशन है, ये एनोड है। मैं तो कंफ्यूज होती, मैं तो डायग्राम यहीं से नीचे से ही शुरू करती हूँ। ये इम्प्योर है, इम्प्योर से इलेक्ट्रॉन लॉस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा भाई, फिर ये नेगेटिव आया, नेगेटिव का यहाँ से आया भैया, लॉस इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन है, एनोड है। दूसरा इसका ऑपोजिट होगा, रिडक्शन और कैथोड, ठीक है। और यही कहानी है बात की यहाँ पे लिखी है। रिफाइनिंग किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रोलिसिस के, ठीक है। अब ये एनोड है तो ये क्या हुआ, इम्प्योर, ये क्या हुआ, इम्प्योर, ये क्या हुआ, इम्प्योर मेटल, और ये कैथोड, ये प्योर मेटल,
है ना। और ये सारी इसकी कहानी लिखी है, द वैरायटी ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल, एनोड पे क्या हुआ इम्प्योर और ये। ठीक है, डायग्राम समझो और खुद वर्ड से लिखो। उसके बाद आपकी कहानी आ गई कोरोजन। कोरोजन पे भी सवाल आता है। ठीक है, कोरोजन क्या है, मतलब कि किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, और मेटल के ख़राब हो जाने को हम कोरोजन कहते हैं। आपने बहुत ही कॉमन एग्जांपल घर में आयरन देखा है, उसके कोरोजन को रस्ट कहते हैं। ठीक है, कोरोजन ऑल ओवर मेटल का वर्ड है कोरोजन। रस्ट के सॉरी आयरन के ख़राब को रस्ट कहते हैं। कोरोजन में सब आ गया, सिल्वर कोरोडेड, कॉपर कोरोडेड, आयरन कोरोडेड। सिल्वर जो होती है, प्योर चांदी अगर काली पड़ जाए तो इसका मतलब वो प्योर है। कई बार दुकानदार धोखे से हमें ऐसी चांदी देती है ग्रीन कलर, वो मिलावटी होती है। प्योर चांदी हमेशा काली पड़ेगी। चलो, काली होने से चांदी का फायदा हो गया, हमें पता चल गया भैया काली चांदी हो गई, इससे हमने हिसाब लगा लिया भैया ये तो प्योर फॉर्म है। और वो उसके ऊपर गंदगी इम्प्योर लेयर जम गई है, जिसको हम साफ करेंगे तो चांदी फिर चमकने लग पड़ेगी। ऐसे ही कॉपर है, कॉपर के बर्तन में हम पानी पीते हैं, उसको अच्छे से साफ करना चाहिए। ग्रीन ग्रीन कलर के आपने स्पॉट्स देखे होंगे, वो गलत है, वो इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, ख़राब हो गया, उसको आपको रिमूव करना है धो के। अब जब भी कॉपर का बर्तन पियो या देखो मटका, उसको आप साफ करो। ठीक है, और रगड़ने से साफ होकर निकल जाता है। वैसे और भी केमिकल रिएक्शन है कॉपर के साथ, ये कॉपर मेटल है तो एसिड लगा लोगे। एसिड क्या कहते हैं, नींबू लगा देते हैं, वो कहते हैं टर्माइट, क्या कहते हैं उसको, इमली लगा देते हैं, खट्टा लगा देते हैं। एसिड है ना, मेटल प्लस एसिड क्या कर देगा, सॉल्ट मिल देगा, सॉल्ट उस गंदगी को डिजोल्व कर लेगा और निकाल देगा। ठीक है, वैसे तो हम घर पे रगड़ के ही काम चला लेते हैं, वो तो एक घर की कहानी है, केमिस्ट्री में ऐसे नहीं है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद करना है, इस पे सवाल आता है। फिर अब इसको रोकना कैसे है, वो है आयरन का तो बहुत बेस्ट है, भी सस्ता भी है। पेंटिंग कर लेते हैं, ऑयलिंग कर लेते हैं, ग्रीसिंग मैकेनिकल पार्ट्स में करते हैं। गैल्वेनाइजिंग है, ये वर्ड है, इसकी डेफिनेशन आती है। ठीक है, ये सब आपने याद करना है। उसके बाद ये प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन आ गया। क्या क्या प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन का क्या प्रोसेस है, स्टील रस्टिंग को कोटिंग कर देना ऊपर, तो जिंक की लेयर को चढ़ाना कहते हैं। एलॉइंग, अब बच्चे बहुत कंफ्यूज है, मैं अपनी बात करूँ, मैं बड़ी कंफ्यूज होती थी जब पढ़ती थी कि एलॉय और में क्या डिफरेंस है, मुझे नहीं समझ में आता था और एलॉय में क्या डिफरेंस है, बड़ी कन्फ्यूजन होती थी। एलॉय जो है ये नेचुरल मिलेगा, एक पत्थर मिलेगा, नेचुरल मिलेगा। ठीक है, जिसमें कुछ मेटल जो है वाटर की रिएक्शन से या किसी ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करके कोई ऑक्साइड किसी फॉर्म में मतलब कि डिपॉजिट हो गया। ये नेचुरल एक पत्थर हमें मिला, उसमें मेटल पड़े हैं किसी फॉर्म में। और वो एलॉय जो होता है ये मैन बनाता है। एलॉय व्हील देखे है ना, ये मेटल 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 या मेटल नॉन मेटल की मिक्सिंग, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, इसको हम प्यूरिफाई करते हैं। ये हमने बनाया अपने फायदे के लिए, मेटल की प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए। जिसको पता वेरी गुड, पर मुझे इन दोनों की हमेशा कंफ्यूजन रहती थी, और क्या अलग है। ये नेचुरल प्रोसेस मिल रहा है और ये प्योर फॉर्म में नहीं मिला, ऑक्साइड फॉर्म में मिला है। पत्थर लेके आए, फिर हमने उसकी रिफाइनिंग, रोस्टिंग, कैंसिलेशन सब किया, फिर हमें जाके प्योर मेटल मिला। और इसमें क्या है, हमें ऑलरेडी हमारे पास प्योर मेटल है, उन दोनों को मिक्स करा, जब मेटल नॉन मेटल को मिक्स करा तो एक सब्सटेंस बन गया, उसको एलॉय कहते हैं। और ये क्यों बनाया भैया हमने, मेटल ही पड़ा था उसका, भाई इंसान को नहीं चाहिए और कहता मुझे और चीज़ बेहतर चाहिए। अब व्हील, कार के व्हील घिस रहे थे, अब भैया ये तो बहुत जल्दी घिस रहे हैं, कुछ ऐसी स्कीम बनाओ भैया नहीं घिसने चाहिए, तो उसने उसमें कुछ मिक्स करा, उसको एलॉय करा, हर चीज़ की एलॉय कि उसकी हमें क्या है, हमें कॉस्ट पे मतलब है, हर चीज़ पैसे पे आ जाके रुकती है, अभी हमें खर्चा नहीं करना, इस हिसाब से चीज़ें बनाई जाती है। और ये सारी वो चीज़ें हैं, जैसे आयरन है, आयरन कार्बन में थोड़ा अगर मिक्स कर देंगे तो आयरन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से अच्छा बच्चों, अब ये आपका सारा चैप्टर का लेआउट है, चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब इसको समझना जहाँ अपने हिसाब से लिख लेना, मुझे जितनी समझ आई मैंने अपने हिसाब से लिख लिया। ये रे सारे मेटल की लिस्ट, लिथियम नहीं था, लिथियम भी ले लिया क्योंकि लिथियम भी मेटल होता है। लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम है। अब मैंने ऐसे लिखा, आपको पूरा पता होना चाहिए क्या है, इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बीच में रख के लेते हैं, ये सारी एक्टिविटी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अब क्या कहानी थी, ये सबसे ऊपर वाला मोस्ट एक्टिव, इनको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस था और में, है ना। और मीडियम वालों को एक तरीके से प्यूरिफाई करना, और जो नॉन है उनको एक तरीके से, मोस्ट एक्टिव। अब पहली कहानी, अब इनकी बातें सुनो क्या है, जो जैसे जैसे लिखा मैंने अपने हिसाब से। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम क्या है, सॉफ्ट है,
कट विद नाइफ हो जाते हैं, डेंसिटी इनकी लो है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, और सोडियम और पोटाशियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करना पड़ता है। ऐसे इनके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। क्यों करना पड़ता है इसका जवाब आगे मैंने दिया हुआ है। आगे आपका आ गया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। ये क्या है, ये वही था ना कि मेटल रेक्ट क्यों नहीं करते, आगे क्यों नहीं करते, एक लेयर बना लेते थे, है ना, ऑक्साइड लेयर बना लेते थे जो आगे प्रिवेंट करती थी ऑक्सीडेशन की। ये जो है ये तो पूरे ही हो जाते हैं, ये तो इतना ज़बरदस्त करते हैं कि आग पकड़ लेते हैं, बट ये थोड़े बेचारे एक लेयर बना लेते हैं और आगे प्रिवेंट कर देते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आगे रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आयरन, आयरन भाई आयरन को आप ऐसे एक आयरन का नेल ही ले लो, है ना, कील, उसको आग लगाओ, आग नहीं लगती। बट आयरन फीलिंग्स क्या होती है, उसका पूरा चूर जैसे कद्दूकस कर देते हैं ना हम, मूली और ये इसका किसी खीरा और ये गाजर का, है ना, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, ऐसे आयरन के अगर छोटे छोटे उसको एकदम छोटी छोटी बारीक काट ली जाए, ठीक है, तो वो तो भैया आग पकड़ लेती है। भाई क्यों, इसका रीज़न वैसे आगे लिखा, अगर यहीं पे अगर आप थोड़ा सोच के बताओ कि क्यों, क्योंकि छोटा छोटा जब हिस्सा काट दिया है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, सरफेस एरिया मोर हो गया, सरफेस एरिया ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा वो उसको मिलेगी, ठीक है ना। उसका अब इतनी कील, एक एक कील थी इतनी सी पतली सी, उसको मैंने पुर करके पूरी फैला दिया, वो इतना पूरे सरफेस पे जो ऑक्सीजन है भैया फट से आग पकड़ ली, क्योंकि इस मेन वर्ड जो आएगा सरफेस एरिया। अब हम जब बिजली बनाते हैं तो उसमें कोल से बिजली बनती है, पानी को गर्म करने के लिए, स्टीम लाने के लिए, तो कोल को ऐसा चला के नहीं, फिर हाँ धीरे धीरे ये चीज़ें, फिर उन्होंने कहा कोल को पाउडर फॉर्म में बनाओ, कोल को पाउडर फॉर्म में बनाया, जिससे क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, वेस्टेज कम और ज़्यादा हीटिंग मिली, है ना। तो ये यही सारी कहानी है। उसके बाद लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और आपका क्या है आगे, सिल्वर गोल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, थर्मामीटर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपका ये क्या है, सिल्वर और गोल्ड क्या है, ये सबसे ज़्यादा मेबेबल है ना, तो ही इनको हम शेप्स में लाते हैं ना। उसके बाद आपके हाँ यहाँ पे है आपका थोड़ा ये नॉन मेटल की भी कहानी थी, नॉन मेटल की भी जब प्रॉपर्टीज़ की थी, ब्रोमीन जो था नॉन मेटल सॉलिड और गैस था, ब्रोमीन लिक्विड में एक्सेप्शन है, ठीक है। मेटल में अब गैलियम सीजियम ये मेटल है, अब इनका क्या था, हथेली पे रखो तो आपका लो मेल्टिंग पॉइंट था। कार्बन नॉन मेटल है, और इसमें एक्सेप्शन डायमंड और ग्रेफाइट की थी, डायमंड हार्ड था, ठीक है, और ये सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल, और कार्बन जो ग्रेफाइट है ये बैड कंडक्टर ऑफ होते हैं, पर कार्बन का जो ग्रेफाइट है भैया वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आयोडीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल शाइन नहीं करते, पर एक एक्सेप्शनल था, आयोडीन जो था वो शाइन करता था। तो ये सारा चार्ट बना दिया है, और ये इस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से बनाया कि आप एक याद करने के छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर के। और उसके बाद एक ये था, एल्यूमिनियम और जिंक का क्या नेचर था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड थे, ये इनकी रिएक्शन थी। अगर एम्फोटेरिक सवाल आता तो एक रिएक्शन अगर आप लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ये इनके एटॉमिक नंबर है। अब कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता था, सोडियम पोटाशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, आग पकड़ लेती थी। ये क्या थी, लेस वायलेंट थी, फ्लोट करती थी। क्यों फ्लोट करती थी, H2 गैस के साथ अटैच कर लेती थी। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ था, एल्यूमिनियम स्टीम के साथ है, जिंक भी स्टीम, आयरन भी स्टीम, और ये लेड और सिल्वर और गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ, है ना, फ्री स्टेट में होते हैं। यहाँ पे M और Ng एसिड के साथ, ये एसिड के साथ प्रॉपर्टी है, ये रिएक्ट करके H2 गैस देती थी, है ना। ये अकरेंस ऑफ मेटल है, फ्री और कंबाइंड फॉर्म में। मेटलर्जी का क्या मतलब है, मेटल को साफ करना। कंसंट्रेशन और का क्या मतलब है, इम्प्यूरिटीज़ हैं उसमें, उसके ये स्टेप हैं, ये सारी डेफिनेशंस पीछे लिखी हैं, इनको याद करना। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, एथोड कैथोड, ये सवाल आता है रिफाइनिंग का कैसे है, ठीक है। और थर्माइट रिएक्शन अभी बताई कि जो क्या कहते हैं रेलवे ट्रैक की जो क्रैकिंग हो जाती है उसको कैसे करना है, ठीक है। ये था आपका, है ना, ये सारा है आपका, थोड़ा सा रह गया। और सबसे बढ़िया तो भैया हमारा ये है सिल्वर और गोल्ड, ये तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, कॉपर भी नहीं करते, ये हमारे रिएक्ट नहीं करते। तो ये आपकी सारी, ये आपका पूरा चैप्टर का जितना मुझे समझ में आया मैंने वो कर दिया, हिंट लिख रही है, हाँ हिंट समझ, ठीक है। ये लिस्ट है ओर्स की, पूछा जाता है सवाल। वैसे तो मेनली बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बॉक्साइट पूछते हैं, और बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम है, इसका फॉर्मूला ये आता है। आयरन का एक है, कोई भी लिख दो, हैम में टाइट होता है, ये फॉर्मूला है, ये याद करना है, एक दो आ जाते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट जो है ये एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, इसका पूछ लेते हैं,
ठीक है, सिल्वर का भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ये और की लिस्ट है जो जो मिले रहते हैं, सारी लिख दिया, पर सारी याद करने की ज़रूरत नहीं, एक तो जो इम्पोर्टेंट है उसे आप याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आपके अलॉयज आ गए। अलॉयज क्या था? मिक्सचर ऑफ मेटल, मेटल मेटल या नॉन मेटल। अमेलगम, अब पूछा जाएगा अमेलगम क्या है? अमेलगम वो मेटल जिसमें मरकरी होता है उसे अमेलगम कहते हैं। ये सरफेस एरिया आगे रिएक्शन है उसमें काम आते हैं। ब्रास है, ब्रास होता है ना, वो किसका बना होता है? कॉपर और जिंक का बना होता है। कहाँ काम आता है? यूटेंसिल, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। ऐसे ये अलॉय हैं सारे, ये भी पूछे जाते हैं, ये अलॉय के यूजेस पूछे जा जाते हैं। तो ये तो आप सारे याद कर लो क्योंकि कॉमनली है। स्टील, स्टील किसका मिक्सचर है? आयरन और कॉपर का। ये जो एक सिंगल आयरन है, एक सिंगल आयरन है, उसकी प्रॉपर्टी अगर मैंने कार्बन मिक्स कर दिया तो इंक्रीज होगी प्रॉपर्टी। अब आयरन के ही अगर आप चीज़ें बनाओगे, गाड़ियाँ बनाओगे, शिप बनाओगे तो जंग खा जाएंगी। ब्रिज, ब्रिज तो कितना खतरनाक है, शिप भी खैर खतरनाक है, लाखों जाने चली जाएंगी, वो तो टूट जाएंगे, जंग लग गया, टूट गया, है ना, नई बात बनेगी। इसलिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आयरन से करेंगे, अरे वाह, फिर तो गया इंसान, कितना इम्प्योरिटीज लेके जाएगा, उसके साथ क्रोमियम मिक्स कर दिया दूसरा, है ना, तो ये स्टेनलेस स्टील बन गया, है ना। शाइन भी कितना करता है, पानी में ढेरों हमारे बर्तन पड़े ने स्टेनलेस स्टील के, खराब नहीं होते। और आयरन की यही कढ़ाई आप डाल दो पानी में, 2 मिनट में खराब, रगड़ते रहो, साफ करते रहो। तो ये एलॉइंग करनी इसीलिए ज़रूरी है कि हमें राहत मिल गई, सुख मिला ना, सुख मिल गया। अब इसमें ये बताया गया, कहता है ब्रास, ब्रास आपने देखा और ब्रॉन्ज ऊपर देखा, ये क्या है? कहते हैं कॉपर इसमें डला हुआ है। ये सवाल एक बनता है, कहता है डला है, ठीक है, तो जैसे ब्रास है तो ये तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है नहीं, बट इसके अंदर जो कॉपर है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये बिजली क्यों नहीं कंडक्ट करता? क्यों नहीं करता? कुछ समझ में आया? जिंक डाल दिया है ना, उसने जिंक डालने से उसने कॉपर की शक्ति को थोड़ा कम कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी जो कंडक्टिविटी थी उसकी लो कर दी, इसलिए ब्रास जो है कंडक्ट नहीं करता, कॉपर एज अ कंडक्ट करता है। तो ये कहानी है, ये एलॉय की थोड़ी प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है। फिर ये एलॉय की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है ऐसे, ठीक है, ये है आपकी डेफिनेशन, इसको कर लो याद, ठीक है। उसके बाद ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, एनोडाइजिंग क्या होती है? कोटिंग लगा देनी मेटल की एल्युमिनियम के ऊपर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कि कोरोजन ना हो, जैसे गैल्वेनाइजिंग था, है ना, जिंक के साथ, ऐसे इसकी ये डेफिनेशन है। अब ये कहानी इसकी समझो, एक्वा रीजन रॉयल वाटर किंग्स वाटर, ये बहुत मज़ेदार है। अब ये है क्या भाई? ये भैया आपका है 2 एसिड्स का मिक्सचर। क्या है ये आपका? अब आपने हमने पढ़ते अभी तक जब तक भी पढ़ा भैया, गोल्ड, गोल्ड में पानी का कोई असर नहीं, गोल्ड का एसिड में कोई असर नहीं भैया, बेअसर है। अरे वाह, चोरों ने बताया, जो चालाक लोगों ने, तुम्हें गोल्ड, अब सोने की हम आते हैं ना, चूड़ी आते घर पे, कहते हैं साफ कर लो, जैसे सुनियारे के पास जाते हैं साफ कर लो, और उसका वेट अब जब निकाल के लो, अब ये 10 ग्राम था, 5 ग्राम रह गया, तो कर ली ना उन्होंने चोरी 5 ग्राम की। हम तो कहते हैं गोल्ड तो किसी में डिसॉल्व नहीं होता, तो इन्होंने कैसे कर दिया? तो भाई उनके पास एक सोल्यूशन होता है जिसमें नाइट्रिक एसिड का भी गोल्ड पे कोई असर नहीं था और HCl का भी गोल्ड पे कोई असर नहीं था, बट जब इन दोनों को एक रेशो में मिक्स करो तो एक सोल्यूशन बनता है एक्वा किंग, और भैया ये तो गोल्ड को पूरा डिसॉल्व कर लेता, खत्म ही कर देता है। ये रही इतनी चालाकी, ठीक है। तो ये वो है, डिसॉल्व कर लेता, प्लाटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है प्योर फॉर्म होता है, पर प्योर फॉर्म हम नहीं बनता क्योंकि एकदम प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म वेरी सॉफ्ट होता है गोल्ड, ठीक है। ज्वेलरी नहीं बनेगी वो, ऐसे ही आप करोगे शेप्स हट जाएगी। ऐसे अगर बैंगल भी लेते हो ना प्योर गोल्ड का, उसे थोड़ा सा प्रेस करोगे तो बैंगल की शेप चेंज हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा उसे हार्ड करने के लिए वही एलॉइंग आ गया, एलॉय ने हमें हेल्प कर दी, उसमें हम थोड़ा सिल्वर या कॉपर मिक्स कर देंगे तो वो 22 कैरेट है। प्योर फॉर्म 24 कैरेट है, 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनती, 22 कैरेट की बनती है, उसमें थोड़ी इम्प्योरिटी इसीलिए डालते हैं कि थोड़ी हार्डनेस रहे, नहीं तो हमने झुमका डाला या चूड़ी डाली, कुछ भी प्योर लेते हैं 24 कैरेट का तो उसकी तो शेप ही चेंज हो गई। हम तो डिज़ाइन देखते हैं ना, वाह कितना अच्छा डिज़ाइन है, तो वो 22 कैरेट में ही पड़ेगा जब सिल्वर और कॉपर आपका मिक्स करा जाएगा और उसको अलॉय कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका ये है वंडर ऑफ हमारे इंडियन एशियन, आयरन पिलर जो कुतुब मीनार है, कितने सालों पुराना है, क्यों है उसमें अभी तक रस्ट नहीं लगा? क्योंकि वो रॉड्स आयरन का बना है, उसमें आयरन की कंसंट्रेशन कम और फॉस्फोरस की 1% है, और उस पर कॉटिंग भी किया गया, मिस वाइट कहते हैं,
ये रीज़न है। ये आते नहीं है सवाल, बट फिर भी एक नॉलेज के लिए डाले हैं। ये मैपेबिलिटी डक्टिलिटी की डेफिनेशन प्रॉपर याद करनी है, ऐसे आएगी तो ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं कि हाँ इट कैन बी बिटन टू थिन शीट बस इतना करके लिखा है, प्रॉपर लिख के आनी है, प्रॉपर तमीज़ से लिख के आनी है। उसके बाद सोडियम है। सोडियम को कहा था ना पानी के साथ रिएक्शन करके कितनी जल्दी वो क्या कर देता था, आग पकड़ लेता था। भैया बहुत गलत बात है, तो इसको भैया इसको समझाना पड़ेगा। कैरोसिन ने इसे समझाया, कैरोसिन में डाला, उसमें इसे समझ आई। कैरोसिन क्या करता है, कैरोसिन के साथ सोडियम इनर्ट है, पानी के साथ है ना, तो कैरोसिन में ये डिप हो जाता है, इसकी डेंसिटी जो होती है सोडियम की वो हाई होती है, वो नीचे डिजोल्व हो जाता है, मतलब अंदर अंदर वो क्या कहते हैं डूब जाता है। तो कैरोसिन ने फिर एक लेयर बना दी ना, प्रोटेक्शन कर दी, हवा पानी को नहीं ना आने देगा, सोडियम को टच नहीं करने देगा, कहता मैं तेरी रखवाली करता हूँ देखता हूँ। तो इस हिसाब से उन्होंने उसकी की है। अच्छा ये इसका ये नहीं है आंसर तरीके से लिखा, आगे लिखा है शायद, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे नहीं लिखना सारी, ये भी सवाल आता है, ठीक है। ये इसकी सारी कहानी है, रिएक्शन लिख दोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैरोसिन ने क्या कर दिया, एक मीडियम दे दिया, मीडियम क्या दे दिया उसने, बैरियर बन गया वो, उसने उनको आने नहीं दिया। तब सोडियम कैसे रिएक्ट कर लेगा, इसलिए सोडियम को स्टोर करना है तो कैरोसिन में करना है, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंटेक्स हैं या बाहर से हैं, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं सारे। फिर ये इक्वेशन कहता है राइट करो, ठीक है, इक्वेशन लिखी है। आयरन की किसके साथ है, स्टीम, अगर स्टीम लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ गैस लिखा है, गैस लिक्विड ये डाले हुए हैं, गैस से स्टीम पता चल गया, ठीक है। फेरिक ये बनाता है, ये एनसीईआरटी के ही सवाल है, ठीक है। फिर आपका अगला सवाल है ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैक्शन का, ए और बी रिएक्टिव है ये है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ए इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, समझो कॉपर को, ये दिए हैं, ए जो मेटल है इसको नहीं कर रहा, इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, तो इसका मतलब ये कॉपर से ज़्यादा ताकतवर हुआ ना, ए कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। अब बी ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, तो इसको नहीं कर पाया जिंक को, है ना, तो इसका मतलब जिंक को नहीं कर पाया, तो जिंक से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, जिसको कर पाया उससे ज़्यादा ताकतवर है। और इसको कर दिया, अब सी ने किसको कर दिया, ए जी को कर दिया, सिल्वर को डिस्प्लेस, इसका मतलब सी ए जी से ज़्यादा स्ट्रांग है, और इनको नहीं कर पा रहा, आयरन को भी नहीं कर पा रहा, कॉपर को भी नहीं, जिंक को भी नहीं, डी किसी को भी नहीं कर पा रहा, इसका मतलब डी सबसे ज़्यादा वीक हुआ, किसी को भी नहीं कर पा रहा। तो यही इन्होंने पूछा कि इसकी रिएक्टिविटी बताओ, एनसीईआरटी का आपका सवाल है। ये सवाल पूछे कि कौन सा मोस्ट एक्टिव है, दूसरा सवाल ये पूछा है कि बी इज एट सल्फेट क्या है, ए बी सी की रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड आउट करो। तो हमें ये तो हमें जर्नल पता है, जिंक आयरन कॉपर सिल्वर, ये तो हमें जर्नल पता है कि ये इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पता ही है, ये सिल्वर सबसे लीस्ट है, फिर कॉपर है, फिर आयरन है, फिर ये रिएक्टिविटी हमें ऑर्डर पता ही है। तो बी हमारा निकला जिंक, बी ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अगर कहते हो तो ये सवाल मैं बाद में, नहीं तो अभी समझाती हूँ, रुको। हमारा ये वाला सवाल है, अब इसको कैसे समझेंगे, ठीक है, ये साथ में ये रखो। तो पहले तो हमारे पास है आयरन कॉपर जिंक और सिल्वर, इसका मतलब इन सब की पहले आप रिएक्टिविटी लिख लो। हाँ तो इनकी रिएक्टिविटी क्या आएगी, पहले है जिंक, ठीक है, उससे ज़्यादा कौन है, आयरन, फिर क्या आता है आपका कॉपर, और फिर आपका आता है एजी, इसका मतलब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। क्लियर, यहाँ पे आ गया बात। अब ये जो लिखा ना, इसको इस हिसाब से लिखो, ए ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को, ए ने किसको डिस्प्लेस किया है, ए ने किसको डिस्प्लेस किया है, ए के साथ है कॉपर, ए ने किसको डिस्प्लेस किया है, कॉपर को, इसका मतलब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, ये बन गया एरो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ए ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब ए रिएक्टिव है। यहाँ तक आ गई, पहले हम ऐसे इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी की कहानी, सी की कहानी और डी की कहानी, ठीक है। बी किसे डिस्प्लेस कर रहा है, बी डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को, है ना, इसका मतलब बी रिएक्टिव हो गया। सी किसे डिस्प्लेस कर रहा है, सी कर रहा है डिस्प्लेस आपका सिल्वर को, किसको कर रहा है, सिल्वर को, और डी किसी को भी नहीं कर रहा। यहाँ तक आ गई बात समझ। पहला आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा, दूसरा आपने ए और कॉपर का रिलेशन है, ए और कॉपर के साथ संबंध है, बी और इसके साथ, और फिर अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो कौन रिएक्टिव है भैया, जो उसको उसकी जगह से उसकी पोजीशन से हटाएगा, ये गुण हुआ ना स्ट्रांग, तो उस हिसाब से हमने ये चार्ट बना लिया। क्लियर। अब डी कोई कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब डी तो हमारा सीधा सीधा आ गया भैया, ये तो बेचारा ए जी है, डी क्या है, ए जी है,
कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को भी नहीं कर पा रहा। उसके बाद सी किसको कर रहा है डिस्प्लेस? एजी को। इसका मतलब सी क्या हो सकता है? सी आपका क्या हो सकता है? सी आपका कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है ना। बी किसको डिस्प्लेस कर रहा है? इसको। तो इसका मतलब बी क्या हो सकता है? बी जो आगे स्ट्रॉन्ग होगा वही ना, बी इसका मतलब जिंक हो सकता है। इसका मतलब सी में से जिंक काट दो। ये दो बच्चे किसको कर रहा है? कॉपर को। इसका मतलब ए क्या हो सकता है? ये आगे वाले जिंक और आयरन हो सकता है। ये तो हमें मिल गया जिंक, इसका मतलब जिंक काट दो। ए आपका क्या निकल गया? आयरन। ठीक है ना, ए आपका क्या निकल गया? आयरन। बी आपका निकल गया जिंक। सी आपका क्या निकल गया? यहाँ से आयरन काटो कॉपर। आया समझ? आया समझ? पहले हमने एक्टिविटी सीरीज लिखी, फिर हमने चार्ट बनाया, फिर उसके हिसाब से अब कॉपर के आगे वाले रेक्टिव जितने हैं वो लिख दिए, आयरन के आगे वाले जितने रेक्टिव है वो लिख दिए, सिल्वर के आगे वाले जितने रेक्टिव है वो लिख दिए। फिर इन सबको कैंसिल आउट करो जो कॉमन कॉमन है। एक तो ये रह गया, वो ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली ट्रिक से आपका ये निकल गया सारा। क्लियर? अगर समझ आ गया ठीक है, नहीं तो मैं बता देना, एक बार दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, कुछ नहीं करना। ऑर्डर लिखा, फिर ये चार्ट बनाया, ए ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, इसका मतलब ए मोर एक्टिव है। बी ने आपका आयरन को डिस्प्लेस करा, बी इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, ये हमने बना लिया। ले डी ने किसी को नहीं किया, किसी को नहीं करने वाला तो भैया सिल्वर है, डी हमें मिल गया, बाकी बचे 3। अब ए जी को कौन कौन कर सकता है? ए जी को कॉपर कर सकता है, आयरन कर सकता है, जिंक कर सकता है। ए जी को कौन कौन कर सकता है? इसके आगे वाले लिख दिए। अब बी को आयरन, आयरन को कौन डिस्प्लेस करता है? सिर्फ जिंक में ताकत है, तो बी का तो अकेला मिल गया, बी जिंक है। ठीक है, और ए को कौन कर सकता है? ए को कॉपर को कौन कर सकता है? जो इसके आगे ये रहे। अब ये जिंक कर सकता तो जिंक और जिंक यहाँ तो नहीं आएंगे। ठीक है ना। अब आयरन आपका क्या आ गया? जिंक और जिंक नहीं आएंगे, आयरन का अकेला बचा तो इसका आयरन रहा। अब आयरन यहाँ पे तो यहाँ पोजीशन नहीं आएगी, तो ए का क्या आ गया आपका? ए का आ गया आयरन, इसका आ गया जिंक, इसका आ गया कॉपर, और डी आपका ए जी है, ये है। तो अब एक्टिविटी ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? जिंक वाला सबसे पहले जिंक कौन है? बी, बी सबसे ज्यादा रेक्टिव। उसके बाद कौन है? आयरन, आयरन कौन है आपका? ए रेक्टिव है। उसके बाद कॉपर, कॉपर कौन है? सी, और लास्ट में डी। ये एक्टिविटी ऑर्डर बन गया। अब इसको ही रख के हम सवाल देखेंगे जो इन्होंने सवाल पूछे हैं। अब सवाल क्या पूछा? विच इज मोस्ट एक्टिव एलिमेंट, विच इज मोस्ट एक्टिव एलिमेंट? बी, बी ये रहा जवाब यहाँ पे लिखा है, देखो बी निकला ना हमारा मोस्ट एक्टिव, बी। उसके बाद क्या पूछा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व बी इज एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? क्या आपने करा? बी ने करा, बी ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बी क्या आपने ऑब्जर्वेशन की? देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसने कहा एबीसी को एक्टिविटी ऑर्डर में लिखो, तो हमने लिख दिया। ये वही लिखा ना जो ये रहा, यही बना है ना, ये ऑर्डर इस हिसाब से बना है ना। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे सवाल चलेंगे। ये आपके सारे एनसीईआरटी के सवाल। अगला क्वेश्चन है विच गैसेस प्रोड्यूस एसिड के साथ करते हैं। अब मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करते थे बताओ? आया यार, मेटल की एसिड के साथ करके क्या करते थे? क्या बनता था? ये बनाई थी ना लिस्ट, मेटल की एसिड के साथ सॉल्ट और H2 गैस, नाइट्रिक एसिड जिसमें कहानी थी। क्या बनाता है? कोई भी एक रिएक्शन लिख दो अगर आपको याद है, नहीं तो ऐसे एसएच भी लिख दोगे, ये लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उसने शायद पूछा। ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड? फिर राइट इलेक्ट्रॉन डॉट। ये हैं क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के हैं सारे। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके। डेफिनेशन, गैंग, मेटालिक ऑर्डर लिखना है। ठीक है, फिर ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के हैं ये सारे, इन्हें अच्छे से कर लो। ये सारे एनसीईआरटी के अंदर के और बाहर के हैं आपके। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसमें आपके सारे एनसीईआरटी के अंदर के और बाहर के क्वेश्चंस हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।